हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम हाजिर आपके सामने एक बार फिर। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी। ये एफ वाले विद्यार्थी, एपी वाले ध्यान दें, प्रोफेसर वाले। ये इतिहास लेखन परंपरा का वीडियो रहेगा। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं लाइव कर देता हूँ क्लास को। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। तो मित्रों, आपके सामने एक बार फिर हम प्रस्तुत है लेकर के। आज क्या बहुत ही उम्दा क्लास, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। आप सभी के पास अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे अवगत करा दें कि हाँ सर, प्रॉपर रूप से आवाज़ सुन पा रहे हैं हम और प्रॉपर रूप से हम जो है देख पा रहे हैं। बताइए, आज का सेशन इतना खतरनाक होगा कि आप सोचोगे कि यूं भी होता है क्या, यूं भी होता है क्या। तरीका अच्छा होगा पढ़ने का। यहाँ से प्रश्न आरपीसी बनाने लग गई अब, इसलिए मैं चाहता हूं कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी का जो वर्त इतिहास है, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास है, उसको बताया जाए। उसके 16 कालखंडों को बताया जाए, कर्म से याद हो, उससे संपादक याद हो। पूछ लेगा आने वाले एग्जाम में, मिलान करो, असंगत छांटिए, ऐसे पूछ लेगा। कर्म बताइए, पूछ लेगा कुछ ना कुछ। तो हमें हर चीज पे रहना है, हर चीज पे रहना है। आपके पास आवाज प्रॉपर रूप से आ रही है तो मुझे बता दें कि हाँ सर, आवाज हमारे पास आ रही है। नमस्कार जी, महेश कुमार, ज्ञान अड्डा विद्या सेवा संस्थान, विक्रम सिंह, नमस्कार जी, नमस्कार। अपने साथियों को बुला लीजिए, मैं समय पर आ चुका हूं। जय श्री श्याम, मंजू स्वामी जी, जय श्री श्याम। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए, 2 मिनट में ही क्लास का आगाज कर देते हैं। आ रही है सर जी आवाज? बिल्कुल। अच्छा, ज्ञान विद्या संस्थान आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है, बढ़िया बात है। व्यवधान नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। मैं आपके सामने एक ऐसी क्लास प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो कि हमने पहले सोचा नहीं होगा। कैसे? जल्दी से आ जाइए। 3 लोग ही हैं जबकि मैसेज 4 के आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप लाइव 10 बच्चे कम से कम हो जाएं, हम अपनी अपनी क्लास को शुरुआत कर दें। मेरे ऐप वाले विद्यार्थी ध्यान दें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच के ऐप के अंदर ऐड है, उनके लिए क्लास जो अपना क्रम संख्या 9 क्लास होगी, यानी इतिहास लेखन परंपरा की 9 नंबर पे है ये। वैसे तो क्लासें तो आगे हो चुकी है, लेकिन ये क्लास यूट्यूब पर लाइव लाया हूं मैं, और आपके ऐप के ऊपर भी डाल दी जाएगी। तो इसलिए आप भी अगर यहाँ देख पा रहे हैं, जो ऐप ले रखा विद्यार्थी, वो यहीं से पढ़ सकते हैं अब। और ये क्लास 1 घंटा बाद आपके ऐप के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। हरि विष्णोई, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। लास्ट क्लास शानदार थी, लास्ट क्लास शानदार थी, बिल्कुल शानदार हर क्लास रहेगी। आज की आप बोलोगे सर आज वाली क्लास उससे शानदार थी। तरीका होगा, तरीके पे रहेंगे। ऐसे सीधा पढ़ा हुआ याद नहीं होता, हम अलग से पढ़ने जा रहे हैं। तरीका अपना क्या है वो आप सब जान गए कि सर किस प्रकार से पढ़ाएंगे हमें। मैं किताबी ज्ञान देने में जो है विश्वास नहीं रखता। किताबें आपके पास बहुत है, आप पढ़ सकते हो खुद, लेकिन नहीं ऐसा कोई तरीका हो जो दिमाग में क्लिक करता हो। मैं आपके सामने गारंटी लेता हूं कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के जो वर्ध इतिहास हिंदी साहित्य का, उसमें 16 खंड है। कितने खंड है? 16 नहीं 17 है। हम बात करेंगे दोनों की। इनको आपको इसी क्लास में याद करवा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, ये इसी क्लास में याद होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप आधा घंटा मुझे से सुन लेना, दिमाग से सुन लेना, आप जो आपके याद होंगे, आपके याद होंगे, ना हो बता देना। मैंने एक और बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये मैंने कराया था वर्ध इतिहास 16 खंडों में। उसमें 1-2 मेरे किताबें और मिली मुझे, उसमें थोड़ा परिवर्तन नजर आया कुछ एक संपादक का। तो मैं उन संपादकों को उनके साथ ही जोड़ दूंगा, अभी जोड़ दूंगा, तो आपके भी फायदा होगा देखे हुए को भी। अच्छा, ये भी हो तो ये हो सकता है, हम हो सकते जहां दिक्कत आएगी वहां देखेंगे। जय बजरंगबली की, बिल्कुल बजरंगबली की जय बोलनी चाहिए। 7 लोग आ चुके हैं, 3 लोगों के 10 लोग कीजिए, फिर अपने आप आएंगे लोग, फिर अपने आप आएंगे। 10 से लोग आ जाएं, बस इतना ही, क्योंकि सभी समय पर नहीं आ रहे। कि विश्वास है कि गुरुजी समय पर नहीं आएंगे, सर समय पर नहीं आएंगे। तो शुरुआत कर दूं, आप सभी तैयार हैं अपनी क्लास के लिए? और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का कंटेंट हमारे पास मौजूद है सारा का सारा। कोई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर, किसी विद्यार्थी ने कल ही मुझे पास सूचना आई, कोर्स लिया हुआ था, आ गए जी, धन्यवाद। कोर्स लिया हुआ था कि सर मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसी लॉजिक तो इतने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं हो सकते, ऐसे लॉजिक काव्य शास्त्र में सारे में नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहूँ विषय ही हुआ साहब, थे शेर शेर देखो सवा शेर कौन देखा, देखो पहली, बाद में धोखो होगा। चलो वो अलग बात है, बाद में आ जाएंगे बेचारे, आएंगे जरूर। चलिए अभी हम बात करते हैं। 8 व्यक्ति आ चुके हैं, वापस 1 चले गए हैं, 6 हो चुके हैं। चलिए जो भी हो, अपने आप संख्या बढ़ेगी। मेरा काम है शुरुआत करना। सुनिए, मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, पूरा ध्यान रखिएगा, बोर्ड के ऊपर मेरी शब्दों के ऊपर रहिएगा। नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। हम 16 के 16 खंड याद करने जा रहे हैं।
नागरिक प्रचारणी सभा काशी जिसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने कल बताया था, आप लिखते रहिए कमेंट में। जिसकी स्थापना 16/7/93 के थ्रू नागरी आ गई। 16 जुलाई 16/7/93 के थ्रू नागरी आ गई। ये स्थापना इनका समय था। इसके संस्थापकों में से किसका योगदान रहा था? नागरिक प्रचारणी सभा ने जो हिंदी के खोज ग्रंथों की खोज की, उसमें 3 विद्वानों को सहयोग लिया था। श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। श्याम राम शिव का सहयोग लिया। श्याम राम और शिव का लिया, श्याम राम शिव का लिया, नहीं लिखूंगा, बता रहा हूं। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास। बताइए, अध्यक्ष राधा बनेगी या दोनों बनेंगे? दोनों साथ में है, दोनों बनने चाहिए, दोनों बनने चाहिए। ना राधा बननी चाहिए ना अकेला कृष्ण बनना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? राधा भी बननी चाहिए और कृष्ण भी बनना चाहिए, और कृष्ण भी बनना चाहिए। तो राधा कृष्ण दास इसके क्या थे? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने जो एक पत्रिका निकाली थी, त्रैमासिक पत्रिका, उसका नाम क्या था? क्या था? नागरिक प्रचारणी पत्रिका। क्या था? नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकाली थी किसने? इस सभा ने। नागरिक प्रचारणी सभा जो पत्रिका निकाली, इस सभा ने निकाली थी। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि नागरिक प्रचारणी सभा ने पत्रिका निकाली थी। तो कौन सी? नागरिक प्रचारणी नामक पत्रिका कब आई? नागरिक प्रचारणी नामक पत्रिका, प्रचारणी नामक पत्रिका, नामक त्रैमासिक पत्रिका। कैसी थी ये? त्रैमासिक थी, 3 महीनों से निकलती थी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए त्रैमासिक प्रारूप याद रखना पड़ेगा। याद हो जाएगा, कैसे होगा देखिएगा। नागरिक प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका 1800 क्या मैंने 1900 क्यों लिख दिया भाई? वहां गलत लिख दिया, ये 1893। तो ये भी क्या होगा? 1893 को, 1896 को निकली थी। कब निकली थी वो? 93 में। सोचिए, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के 3 साल बाद, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के 3 साल बाद, 93 के 3 साल बाद त्रैमासिक पत्रिका आती है 3 महीने वाली। 93 के 3 साल बाद त्रैमासिक पत्रिका आती है 3 महीने वाली। 93 के 3 साल बाद 96 में आते हैं कौन सी? नागरिक प्रचारणी पत्रिका आती है। और इसके संस्थापक बनाए गए वो वेणी प्रसाद। कौन थे वो? वेणी प्रसाद थे। संस्थापक कौन थे इस पत्रिका के? संस्थापक का नाम था वेणी प्रसाद। वेणी प्रसाद था। कहीं वेणु प्रसाद मिलता है, कोई खास बात नहीं है। वेणी प्रसाद इसके क्या थे? संस्थापक थे। किसके? नागरिक प्रचारणी सभा के नहीं, नागरिक प्रचारणी पत्रिका के। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के थे। कौन थे? वेणी प्रसाद थे। याद रखना, प्रचारिणी वेणी, प्रचारिणी वेणी, वेणी प्रचारिणी। बोलिए ऐसे, वेणी प्रचारिणी, प्रचारिणी वेणी, वेणी प्रचारिणी। अपना काम हो गया, भाड़ में जाइए। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करें कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास निकालने जा रहे हैं। तारा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, काफी कमेंट आगे, कमेंट पढ़ के आगे चलते हैं। सतपाल विष्णु बीकानेर से नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ज्ञान अड्डा सर, आपने स्टूडेंट्स के लिए शानदार प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल, इतना खतरनाक प्लेटफॉर्म बना देंगे कि आने वाले समय में हिंदी साहित्य का मतलब ही ये होगा। मतलब आपके सामने खड़ा है, इससे हिंदी साहित्य बच के नहीं जाएगा। तरीका पैदा कर देंगे लोगों में पढ़ने का। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपसे संकल्प कोचिंग संस्थान बीकानेर पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इतने दिन आप कौन सी कोचिंग पहले पढ़ाते थे? कोई चैनल भी नहीं था। ट्रिक सर रे याद आता होगा? वो तो सारे लॉजिक चलते हैं। अभी बनाया मैंने, ऑनलाइन आया भी हूं। कहां से मिलूंगा आपको मैं? अब आपके सामने रहूंगा। सर, आपने स्टूडेंट्स के लिए शानदार, बिल्कुल ठीक बात है। सरिता शेखावत, राम राम जी, राम राम। बिल्कुल नमस्कार। आप सुनते रहिए, बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत जानकारी मिलने वाली है। एक ऐसा आज का लेक्चर होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तरीका अलग है। सुनिए, बात करते हैं आगे। बाकी कमेंट 5 मिनट बाद आपको उत्तर आता है, मैं बोलता हूं, लिखते रहिएगा ताकि अभ्यास होगा, आपका अभ्यास होगा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका सभा काशी, पत्रिका सभा काशी की स्थापना 16/7/93, नागरिक की स्थापना 93 के थ्रू हो गई। अध्यक्ष बनाएंगे, राधा को नहीं बनाएंगे, अकेली को, कृष्ण को नहीं बनाएंगे, अकेले को, दोनों को साथ बनाएंगे। ठीक है, होगी बात। अब बात आती है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी, शॉर्टकट लिखूंगा मैं। नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी है, काशी का मतलब वाराणसी कह सकते हो। मतलब क्या है? वाराणसी जहाँ कबीर जन्मा था वो कह सकते हो। आजकल इसे बनारस कहते हैं। तो मैं कहूंगा नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है, इसने 17 खंडों में हिंदी साहित्य का वर्धित इतिहास निकालने की योजना बनाई थी। अब सर आप 16 बता रहे हो, बिल्कुल हम बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा आया था, अब की बार भी आएगा, आना पड़ेगा, जाएगा कहां? और तरीके से याद हो, गलत भी नहीं होगा। तरीके से याद होने में गलत, देखिए कैसे। मैं कहता हूं नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है, इसने क्या किया? इसने 17 खंडों में हिंदी साहित्य का वर्धित इतिहास, अभी बेसिक बातें हैं,
अभी बेसिक बातें हैं। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास निकालने की योजना बनाई, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास निकालने की योजना बनाई। कितने खंडों में बनाई थी? 17 खंडों में बनाई, क्योंकि नागरिक प्रशासन सभा को काशी को किसी का खतरा नहीं था, तो हमें खतरा नहीं है, तो हम खंड कितने रखें? 17 रखें, 17 रखें। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास निकालने की योजना बनाई, निकालने की योजना बनाई, लेकिन क्या हुआ? योजना बनाई, इस योजना का संस्थापक कौन था? यानी हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास को निकालने की योजना का संस्थापक कौन था? अगर आपको पता तो बताइएगा, नई नई बात मिलेगी आपको। इस योजना का किसका? कि हम एक हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास निकालने जा रहे हैं। क्या? वृद्ध इतिहास निकालने जा रहे हैं। इसकी योजना किसने तय की? योजना किसने बनाई? कि 17 खंड होंगे। ये बनाने वाला अमरनाथ झा था। कौन था? अमरनाथ झा। इसने योजना बनाई थी। 17 खंडों को निकालने की योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अमरनाथ झा था। कौन था? अमरनाथ झा। जो योजना बना के अमर हो गया, वो अमरनाथ झा था। इसने योजना बना दी, हमने कहा जा तू मर जा, अमर हो जा, चाहे मर जा। योजना बना दी, जा, तेरा कोई काम नहीं। तो योजना बनाने का काम किसने किया? अमरनाथ झा ने। कितने खंडों की योजना बनाई? 17 खंडों की। लेकिन प्रकाशित खंड कितने हैं आज वर्तमान में? 16 खंड है साहब। आपसे पूछे नागरिक प्रशासन सभा काशी के खंड कितने हैं, तो आप कहोगे 16 है। लेकिन पूछे योजना कितने खंडों की बनी, तब उत्तर होगा 17। योजना बनाने में खतरा नहीं होता, तो उत्तर होता है 17। लेकिन खंड आए कितने? 16, क्योंकि ये बात नागरिक प्रशासन सभा काशी की 16 आने से थी कि हम 16 खंड निकालेंगे। हम 16 निकालेंगे, 17वां नहीं निकालेंगे। 17वां खंड का नाम बताऊंगा बाकायदा, उसका संपादक बताऊंगा बाकायदा। लेकिन उत्तर प्रश्न के प्रारूप 2 होंगे। पहला प्रश्न होगा कि नागरिक प्रशासन सभा काशी के वृद्ध इतिहास के कुल खंड कितने हैं? आप बोलोगे 16 साहब, 16 बोलना है। लेकिन पूछे योजना कितने की बनाई? 17 बोलना है। बार 3 बार बोल दी मैंने बात। चलिए आगे चलते हैं। मैं कहूं इसने बनाई। अब इस बात आती है कि नागरिक प्रशासन सभा काशी का जो पहला खंड आता है, उससे पहले यह कब योजना बनाई गई थी? 1953 में। 1953 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो वृद्ध इतिहास है, हिंदी साहित्य का क्या है? वृद्ध इतिहास है। वृद्ध इतिहास जो है उसको प्रकाशित किया गया, उसको का प्रकाशन 53 में किया गया। और इसमें मैं कहूंगा कि 53 में योजना बनती है। कब? 53 में किसने बनाई? अमरनाथ झा ने योजना बनी। इसमें 1960 ईस्वी तक का साहित्य सम्मिलित है। कब तक का? 1960 तक का साहित्य सम्मिलित है। कैसे है? लास्ट में बताऊंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा अपने आप। लास्ट में 60 याद होगा आपके। 60 तक का साहित्य सम्मिलित है। यानी नागरिक प्रशासन सभा काशी का जो वृद्ध इतिहास है, उसमें कितने तक के सदस्य समाहित हैं? मैं कहूंगा जो इस क्लास में बना रहेगा वो बहुत कुछ नया लेके जाएगा। इसलिए ये भूल मत कीजिए कि हम सर बाद में सुन लेंगे। बाद वाले बाद में रह जाते हैं, बाद वाले बाद में रहेंगे, इसलिए पता होना चाहिए। तो मैं आगे बात करता हूं क्या कि कब तक का साहित्य है? 60 तक का। कि 60 तक का साहित्य लिखेंगे, बस 60 तक का लिखेंगे। 60 तक का साहित्य लिखने पे नागरिक प्रशासन सभा काशी के ठाठ हो गए। साहित्य लिखा 60 का तो हुए इनके ठाठ हो गए। साहित्य 60 तक लिखना चाहिए। अब सुनिए, आगे सुनिए। ये जो इतिहास था कि कौन सा? नागरिक प्रशासन सभा काशी का इतिहास। यानी इस इतिहास का प्राक कथन किसने लिखा था? प्राक कथन मतलब एक तरीके से भूमिका। प्राक कथन किसने लिखा? तो इसका इतिहास का प्राक कथन लिखने वाला भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। किसी के बात याद हो तो बताइए मुझे। नई चीजें आएगी, कहीं से प्रश्न स्लिप ना हो जाए, इस बात की गारंटी के साथ पढ़ रहे हैं। तो इतिहास का प्राक कथन लिखा, यानी भूमिका के तौर पर कुछ बातें लिखी सबसे पहले इतिहास में 16 खंडों में पहली बार। वो किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। यानी प्राक कथन लिखने वाला कौन था? हमारा राष्ट्रपति। ऐसे बताइए, इतिहास के अपने हिंदी के इतिहास के लिए सबसे पहले कथन कौन कहेगा? सबसे पहले कथन प्राक कथन प्रथम राष्ट्रपति कहेगा। प्रथम राष्ट्रपति प्रसाद था। कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। ये बात पता होनी चाहिए। ये इतनी बात हमें मालूम हो, बेसिक। मैं कहूंगा कब इसकी योजना बनी? आप कहोगे 1953 में। कब तक के साहित्य को सम्मिलित किया है? 1960 तक के ईस्वी के साहित्य को सम्मिलित किया है। इसका योजना किसने बनाई? अमरनाथ झा ने। इसकी प्राक कथन किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने। और ये कितने खंडों में है? 16। कितने की योजना बनी? 17 की। वर्तमान में खंड कितने हैं? वर्तमान में खंड 16 है। 17वें का काम जारी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। 16 के 16 खंड याद करते हैं। सुन, आप जितना दिमाग लगाओगे साथ में मेरे, उतना जल्दी याद होगा। मैं कहूंगा
कि हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास लिखने का पहला खंड कौन सा है? कौन सा? प्रथम खंड। हम लिखेंगे यहां प्रथम खंड कौन सा है? प्रथम खंड कौन सा है? मैं स्पीड के साथ बोलूंगा। अब प्रथम खंड मैं 5 सेकंड लगातार लिखूंगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सारी। पर अब क्लास में बने रहिए। प्रथम खंड कौन सा है? प्रथम खंड जो है वो आपका क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की क्या है? पीठिका। यही कॉलेज लेक्चर में प्रश्न आया था पीछे कि प्रथम खंड का नाम बताओ। हिंदी साहित्य की क्या है? पीठिका है। हिंदी साहित्य की पीठिका लिखी थी। किसने लिखी? प्रथम खंड का संपादन किसने किया? इसका संपादन कौन करता है? तो संपादन करता है कौन? राजबली पांडे। कौन करता है? राजबली पांडे। राजबली पांडे। राजबली पांडे ने प्रथम भाग का संपादन किया। राजबली पांडे था वो। राजबली पांडे था। याद कीजिएगा। याद करते हैं कि कैसे नागरिक प्रचारण सभा के पहले खंड का प्रकाशन कौन करता है? बिल्कुल बिल्कुल तारा स्वामी। पै पहला, पै पांडे, पै पीठिका। यही तो हमारा लॉजिक ऐसे याद आता है। पै प्रथम खंड है, पै प्रथम खंड, पै पीठिका, पै पांडे ने लिख दिया। पै पीठिका को, पै प्रथम खंड को पै पांडे ने लिख दिया, संपादन कर दिया। इतने पता होना चाहिए। पै 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 प्रथम खंड हो जाएगा। हो जाएगा। हमें दिमाग में क्लिक होगी बातें। 2 नंबर का खंड जिसको आता है वो लिखते रहिए। द्वितीय दूसरा खंड है। दूसरा खंड है। और दूसरा खंड कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास। दूसरा खंड कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास। किसने लिखा? धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जो खड़ी बोली को सर हिंदी कहते हैं, उन्होंने सर हिंदी। देखिए दूसरा खंड कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास। दूसरे खंड का नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। ये 2 नंबर का खंड। आप सोचिए किसने संपादन किया था? इस दूसरे का संपादन करने वाला कौन था? धीरेन्द्र वर्मा थे। कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा। कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा। याद होगा। धीरेन्द्र वर्मा अलग से साथ में मेंशन कर लीजिएगा। खड़ी बोली को क्या कहा था? खड़ी बोली को धीरेन्द्र वर्मा ने कहा सर हिंदी। क्या कहा? सर हिंदी कहा। क्या कहा था? सर हिंदी कहा था। ये बात ध्यान रखना। सर हिंदी का किसने कहा था? सर हिंदी। आज के बाद याद रखिएगा धीरेन्द्र सर हैं। धीरेन्द्र आज के बाद हमारे क्या हैं? सर हैं। धीरेन्द्र सर हमेशा धीरे धीरे बोलते हैं। क्या खड़े होके बोलते हैं खड़ी बोली। धीरेन्द्र सर जो है वो हिंदी बोलते हैं, खड़े होके बोलते हैं खड़ी बोली में को सर हिंदी का धीरेन्द्र। आप सोचिए 2 नंबर का खंड है भाषा। भाषा बच्चा दूसरे से सीखता है कि खुद सीखता है? कि साहब बच्चा तो अनुकरण करता है, दूसरे सीखता है। भाषा दूसरे से सीखते हैं। भाषा हमेशा दूसरे से सीखी जाती है। तो दूसरे खंड में भाषा आएगी। दूसरे में क्या आएगी? भाषा आएगी। और भाषा का विकास अचानक होता है कि धीरे 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 होता है? कि सर विकास तो धीरे धीरे होता है, धीरेन्द्र में होता है। भाषा का विकास तो धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए 3 नंबर से बात करते हैं। 3 नंबर खंड का नाम, तीसरा खंड। मैं लिखता जाऊंगा सब खंडों के। यहां तीसरा खंड कौन सा है? 16 खंड करने में तीसरा खंड कौन सा है? तीसरा खंड जो है उसका नाम है आदिकाल। क्या नाम है? आदिकाल है। क्या नाम? आदिकाल रखा। और आदिकाल नाम जो दिया तीसरे खंड को, यहां से शुरुआत होती है आदिकाल की। अब सोचिए 2 खंड पहले रह गए जहां से आदिकाल शुरुआत नहीं हुई, इसलिए मात खा जाता है कि पहला खंड कौन सा है? आदिकाल की शुरुआत होती है। इसको मानने वाले कौन थे? मैं कहूंगा इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इसको जो है मैं कहूंगा एक त्रिपाठी मानते हैं। कौन से? करुणापति त्रिपाठी मानते हैं। और इसको साथ साथ में वासुदेव मानते हैं। यानी इसका संपादन करने वाले 3 थे। कौन कौन? खास। और पीछे हमने 2 लिखा था फर्स्ट ग्रेड में। एक और जोड़ दीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कॉलेज लेक्चर में जो है वो प्रश्न इधर उधर ना हो जाए। आदिकाल का संपादन किसने किया? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। एसपीडी ने किया एक तो, ठीक है साहब। और बताओ? करुणापति त्रिपाठी। करुणापति त्रिपाठी। और प्लस में वासुदेव। कौन था? प्लस में वासुदेव थे। वासुदेव। देखिए जहां करुणापति त्रिपाठी होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, वहां वासुदेवताओं का निवास तो होगा। सोचिए आप कि तीसरे खंड को तै त्रिपाठी ने ला दिया। तीसरे को तै त्रिपाठी ले आता है। तीसरे को तै त्रिपाठी ले आता है। त्रिपाठी का मतलब 3 होता है। 3 बार पढ़ने वाला, या 3 बार अध्ययन किया उसने, वेदों का किसी का अध्ययन किया, जो भी हो, हमें उसमें नहीं जाना। तै त्रिपाठी तीसरा खंड लाता है। तीसरा। और आप गौर कीजिए आदिकाल में भी 3 लिखा हुआ है। आदिकाल में भी क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। त्रिपाठी में 3 है। इधर जो है तीसरा खंड में 3 है ही। त्रिपाठी में 3 है। आदिकाल में भी 3 है। आदिकाल में भी 3 है। ये आदिकाल बहुत हजार साल पुराना है। इसका समर्थन हजारी करता है। आदिकाल हजार प्रियंका चौहान प्रणाम। अब हमेशा लेट आते हो। एसपीडी ओल्डन बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल शारदा जाकर और तारा स्वामी। दूसरी भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। बिल्कुल आप सोचिए
तीसरा खंड है, तय त्रिपाठी है, आदिकाल में 3 लिखा हुआ है, हजारी हजार साल पहले कहता है कि ये तो आदिकाल ही है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी ने कहा। तो आदिकाल नाम से संपादन हजारी कर सकता है, साथ में कौन कर सकता है? हजारी कर सकता है। ये बातें पता होनी चाहिए। और वासुदेव साथ में आता है, करुणापति, करुणापति यानी अब भगवान शिव के बारे में कह सकते हैं, जो कैलाशपति है एक तरीके से, कैलाशपति, करुणापति, कैलाशपति, करुणापति, वो देवों के देव वासुदेव हैं, साथ में देवों के देव करुणापति, कैलाशपति के साथ देवों के देव वासुदेव हैं। ये ना याद रहे गोली मारिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और करुणापति त्रिपाठी याद रखना है। हमने 3 खंड कर लिए, चलते हैं मित्रों 4 नंबर खंड के ऊपर। मैं कहता हूं सेट कर दूंगा, पिक्चर बना दूंगा। चौथा खंड कौन सा है? मैं लिखता हूं चौथा खंड। चौथा खंड कौन सा है? आदिकाल के बाद क्या आता है सर? भक्ति काल आता है। बिल्कुल, चौथा, पांचवा, सात हो जाएगा। चौथा, पांचवा, सात हो जाएगा। कैसे? भक्ति काल ही होगा। पांचवा खंड कौन सा है? पांचवा। और पांचवा शब्द मैं शुद्ध लिखूंगा, मुझे आता है ये पांचवा खंड। हंसी में हंसना मत, मुझे जो आता है पेपर में आता है वही आता है, इतना मुझे आता है और नहीं आता। चौथा खंड, पांचवा खंड, क्या नाम है? भक्ति काल। क्या नाम है? भक्ति काल। भक्ति काल। आदिकाल के बाद क्या आएगा? भक्ति काल। बताओ, भक्ति काल आता या ये भी भक्ति काल है? ये भी भक्ति काल है, ये भी भक्ति काल है। इनकी समय सीमा बाद में बताऊंगा मैं, समय सीमा क्या कालखंडों की बातें बताएंगे। भक्ति काल, भक्ति काल दोनों ही है, 2 भाग है। बताइए पहले निर्गुण आए थे कि सगुण? पहले निर्गुण आएगा कि सगुण? आप बताइए, आप बताइए, पहले निर्गुण आए थे कि सगुण? निर्गुण भक्ति पहले आएगी, सगुण भक्ति पहले आएगी? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए मुझे। थोड़ा सा दिमाग लगाना हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से। बताइए बताइए, जल्दी आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर बताइए। आता है तो निर्गुण, बिल्कुल तारास्वामी निर्गुण। सबसे पहले क्या आता है? भक्ति काल। कौन सी धारा? निर्गुण। कौन सी है? निर्गुण धारा। निर्गुण धारा, निर्गुण काव्य कर दो, निर्गुण धारा कर दो, एक ही बात है। ये जो है ये आया। तो बताइए अगला भक्ति काल उसका क्या होगा? सगुण काव्य या सगुण धारा। सगुण काव्य या सगुण धारा ये आता है। तो पहले निर्गुण, बाद में सगुण। पहले कबीर, बाद में तुलसी। पहले कबीर, बाद में सूरदास। ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए। तो पहले निर्गुण था, बाद में सगुण था। तो भक्ति काल के 4 और 5 है। चौथे कालखंड का संपादन करते हैं, कौन करते हैं? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। चैत चौथे खंड का संपादन चैत चतुर्वेदी कर देता है। चैत चौथे का संपादन चैत चतुर्वेदी कर देता है। और मैं कहूं कहीं ना कहीं परशुराम में मुझे 4 दिखता है। कहीं ना कहीं परशुराम में मुझे शुरुआत में क्या दिखता है? 4 दिखता है। इसका मतलब चौथे खंड का संपादन करता तो परशुराम चतुर्वेदी है। चैत चौथा खंड है, चैत चतुर्वेदी है। गौर कीजिएगा। अब सर ऐसा हो तो कि चतुर्वेदी आ गया, भक्ति काल तो पता लग गया, निर्गुण है कि सगुण कैसे निकालें, निर्गुण है कि सगुण कैसे अंतर करें? तो ये भी देखिएगा, ये भी देखिएगा कैसे करें। ऐसे करना है क्या? जहां यूं है वहां यूं है, निर्गुण के ऊपर यूं है, तो जहां यूं है वहां यूं होना चाहिए। जहां यूं है वहां यूं होना चाहिए। यूं वाले का यूं वाला ही करेगा और किसी की औकात नहीं है। इसका मतलब 4 दिखता है या चौथा खंड हो गया, या चतुर्वेदी 4 होता है। भक्ति काल निर्गुण की मात्रा याद दिलाएगी, चतुर्वेदी की मिक्सअप नहीं होगा। 5वां खंड भक्ति काल सगुण काव्य कहता है। कौन? विजेंद्र स्नातक। कौन कहता है? संपादन किसने किया? विजेंद्र स्नातक ने। विजेंद्र स्नातक ने, विजेंद्र स्नातक ने। अगर आपके साथ साथ याद हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छा याद हो रहा है। नहीं हो रहा तो बताओ, नहीं हो रहा तो बताइए। विजेंद्र स्नातक, आप सोचिए, मुझे कहीं ना कहीं इसके साथ एक बंदा और भी है, देवेंद्र नाथ। कौन है? देवेंद्र नाथ। इन दोनों ने मिलकर संपादन किया था 5वें खंड। किसका किया था? भक्ति काल सगुण काव्य का। भक्ति काल सगुण धारा का किया। तो जो सुन रहे हैं अच्छे से उनके बहुत फायदा होगा एक प्रश्न का अच्छे से। तो सोचिए, मैं कहूं 5वां खंड लेके आता है कौन लेके आता है? विजेंद्र स्नातक। मुझे 5वां में 5 तो दिखता ही है, ये 5 आपको भी दिखता है, लेकिन मुझे विजेंद्र में ही 5 दिखता है। मुझे कहीं ना कहीं विजेंद्र में क्या दिखता है? 5 दिखता है। स्नातक में 15 होते हैं, 15 में 5 दिखता है। स्नातक का मतलब 15 होता है, 15 क्लास, 15 का मतलब 5। स्नातक में 5 दिखता है, विजेंद्र में 5 दिखता है। विजेंद्र देवेंद्र, विजेंद्र देवेंद्र, बात खत्म। विजेंद्र बोले तो कौन बोले? देवेंद्र बोले। देवेंद्र बोले, विजेंद्र बोले। देवों का इंद्र देवेंद्र, देवेंद्र देवों का इंद्र देवेंद्र। और यहां देवों की बात हो रही, भक्ति काल की बात हो रही है। निर्गुण काव्य चतुर्वेदी से निकल जाएगा। ये हुआ अपना भक्ति काल। 1400 से 1700 विक्रमी संवत माना है। 1400 से 1700 विक्रमी संवत माना है। आवाज आ रही है क्या? हाँ आगे। भक्ति काल, निर्गुण, 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 बिल्कुल ऑल डन। सतपाल बिश्नोई, निर्गुण, 4 चतुर्वेदी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो 5वां खंड है, याद रखिएगा। 5वां जो है, 5वां में 5 छुपा है, विजेंद्र में 5 छुपा है, स्नातक में भी 15 में 5 छुपा है। विजेंद्र बोले तो देवेंद्र बोले, देवेंद्र बोले। अब आ गया, भक्ति काल पूरा हुआ। भक्ति काल, आप बताइए, भक्ति काल को 2 खंडों में किया, निर्गुण और सगुण। तो रीतिकाल को भी 2 में करेंगे, बद्ध और मुक्त। क्या करेंगे? बद्ध और मुक्त। भक्ति काल के बाद क्या आता है? रीतिकाल आता है। तो 6 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर प्लस में 7 नंबर, ये कौन से होंगे? ये होगा छठा खंड। कौन सा होगा? छठा खंड होगा। आप 6 नंबर 7 नंबर के जो संपादक बता दीजिएगा। 7वां खंड कौन सा है? 7वां खंड है, 7वां खंड है। 6 नंबर 7 नंबर खंड है,
छठा खंड है और सातवां खंड है, सातवां खंड है। छठा खंड कौन सा है? रीतिकाल, 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 आगे रीतिबद्ध, क्या है? रीतिबद्ध, रीतिकाल, रीतिबद्ध। तो ये क्या होगा? ये होगा रीतिकाल, रीति मुक्त होगा। रीतिकाल में क्या होगा? रीति मुक्त होगा, रीति मुक्त होगा। आप सोचिए कौन कौन है इसमें? रीतिबद्ध धारा में कौन है? छठे खंड में कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र है। दायर किया। इसका संपादक कौन, किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने किया। डॉक्टर नगेंद्र वही नगेंद्र है जिसने रीति काव्य की भूमिका नामक ग्रंथ 1948 में लिखा था। वो नगेंद्र जिसने कभी रस सिद्धांत लिखा था। वो नगेंद्र जिसने कभी चेतना का बिंब लिखा था। वो नगेंद्र कमायनी, एक पुनर्विचार करने वाला नगेंद्र, कमायनी एक विवेचन करने वाला नगेंद्र, वो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र कौन कौन से खंडों के संपादन में सहयोग करता है? ये बात इंपोर्टेंट है। नगेंद्र कौन कौन से खंडों के संपादन में सहयोग करता है? ये इंपोर्टेंट है। आप बताइए मुझे, जो मुझसे पढ़े हैं बता देंगे कि इस खंड का 6, 10 और 15 बिल्कुल खतरनाक जवाब आपका आता है। तारा स्वामी जी वेल डन, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आप अच्छा प्रयास सारे अच्छे कर रहे हैं, चाहे शारदा जी हो, चाहे ओल्डन हो, चाहे तारा स्वामी जी हो, गोदारा जी हो, ये सतपाल जी हो, सारे 10 और 15, 6 नंबर नहीं किया, 6 नंबर नहीं किया। अच्छा आपने आगे वाले लिख दिए, गोदारा जी 6, 10, 15 बिल्कुल बिल्कुल। कमलेश कुमारी नमस्कार जी नमस्कार। अब आयो साधारण 6 भी है, बिल्कुल 6 भी है। तो आप हम बात करते हैं नगेंद्र ने कौन कौन से कालखंडों का संपादन किया। आपको तो याद है, इनको याद करा देते हैं, इनको याद कराते हैं। एक तो 6 नंबर का किया, इसका किया 6 नंबर का किया। एक 10वें खंड का करता है कौन? नगेंद्र। एक 15वें का करता है। गौर कीजिए, आप सोचिए, वो डॉक्टर है, वो क्या है? वो हिंदी में डॉक्टर है, एक ही है, अपना अपना डॉक्टर एक ही है। कौन? डॉक्टर नगेंद्र है। डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन से डर लगता है तो हमें छठी का दूध याद आता है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है, डरते हैं हम, तो हमें क्या याद आता है? इंजेक्शन लगाएगा मजबूरी में, तो हमें क्या याद आएगा? छठी का दूध याद आएगा। तो डॉक्टर का सेम कहेंगे इंजेक्शन मत लगाओ डॉक्टर साहब बस, तो संख्या है 10। इंजेक्शन ना लगाओ, गोली दे दो, तो कहे बस, डॉक्टर कहे ना बस को नहीं 10 बोले जो छोड़ूंगा। तो नगेंद्र डॉक्टर, वहां छठी का दूध याद आएगा, 6 नंबर हो जाएगा। डॉक्टर याद दिलाएगा, डॉक्टर लगाएगा इंजेक्शन, तो हम कहेंगे बस, वो कहेगा नहीं सर 10। और नगेंद्र कब जन्मा? 1915, तो 15वें का करेगा। जो 15 में जन्मेगा वो 15वें खंड का करना पड़ेगा उसको। जो 15 में जन्मेगा 1915 में, वो 15वें खंड का संपादन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 6, 10, 15 का संपादन कौन करता है? नगेंद्र। प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से नगेंद्र ने किस कालखंड में सहयोग नहीं किया था, संपादन कार्य का साथ नहीं दिया था? बताइए कौन सा नहीं था? 6, 10, 15, 12 बोलिए। मैंने आपसे ऑप्शन दिए 6, 10, 15, 12, किसका नहीं किया? किसका नहीं किया इस ऑप्शन में से? तो आपको दिख रहा होगा, आप सब जान रहे हैं। मैसेज डिलीट क्यों करते हो? अगर गलत हो जाता है कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है? सर पहले पढ़ते तो बहुत है ही अच्छे, तभी तो आपकी क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। सर प्लीज फर्स्ट ग्रेड वालों का लिए कुछ स्पेशल क्या कर रहे हो? स्पेशल करेंगे, बताएंगे बिल्कुल। ओल्डन 12, सतपाल जी 12, हम बात कर रहे थे, सुनिए। अब रिदम पे चलते हैं आगे। मैं कहता हूं छठा खंड, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, छठी का दूध याद दिलाएगा, तो वह हम कहेंगे बस करो मत लगाओ, वो कहेगा नहीं बस नहीं 10। नगेंद्र 15, तो 15 नंबर भी आ जाएगा। इन 3 खंडों का संपादन नगेंद्र करता है। छठा तो आ गया, आगे 10वां 15वां भी आएगा। 7वें पे चलते हैं। 7वां खंड रीति का रीति मुक्त, ये किया था भगीरथ मिश्र ने। किसने किया? भगीरथ मिश्र। और साथ में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक किताब ये भी कहती है कि साथ में और कौन है? साथ में और कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मिश्र के साथ मिश्र रहेगा, मिश्र के साथ मिश्र रहेगा, भगीरथ मिश्र के साथ मिश्र है, मिश्र के साथ मिश्र रहेगा। इतनी बात याद रखो, लॉजिक याद रखो कि मिश्र के साथ मिश्र रहेगा। अब सोचिए, भगीरथ मिश्र का किसी ने साथ नहीं दिया, 7वें खंड में साथ नहीं दिया, 7वें में साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, या किसी ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। जो साथ किसी का साथ नहीं देते तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो गया। जो साथ नहीं दिया या साथ दिया, वो साथ देने से या ना देने से वो मुक्त हो गया, साथ देने से वो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया वो भाग गया, मुक्त हो गया वो भाग गया। कौन? भगीरथ भाग गया। जो मुक्त हो गया वो भाग गया, किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मुक्त हो गया और भाग गया। मिश्र के साथ मिश्र होगा, मिश्र के साथ मिश्र होगा, मिश्र के साथ सात, 7वें खंड में सात, 7वें खंड में 7वें खंड में मिश्र होगा। तो 7 भाग गए, जो मुक्त हो गया वो भाग गया, किसी ने साथ नहीं दिया, तो मिश्र के साथ मिश्र होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। मैंने आपको 7 कालखंड बता दिए हैं। यहां तक कैसा आपको रहा है बताइए जल्दी। पानी पीता हूं। 8वें खंड पे चलते हैं, 8वें पे चलते हैं, जल्दी बताइए। इतना याद हुआ? मैं प्रश्न करूंगा बाद में आपसे, इसलिए ध्यान से देखना क्लास,
मैं टाइम पास नहीं कर रहा, क्लास में सिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे करके आप सीख जाएं तरीका, ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल। औरों के जवाब नहीं आए, शायद अच्छा नहीं लगता होगा। 8वां खंड है, कौन सा है? 8वां। 8वां 8वां खंड कौन सा है? रीतिकाल आ गया 2 खंडों में, ठीक है साहब। 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक आ गया। अब आता है 8वां खंड। 8वां खंड क्या है? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान काल। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान काल है। इसका विनय मोहन ने किया था। संपादन किसने किया? विनय मोहन ने किया था, याद रखिएगा, विनय मोहन शर्मा करता है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, अभी अभी हुआ उत्थान, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का क्या है? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। अभ्युत्थान ये नाम दिया गया है। ये आधुनिक काल का पहला खंड है, इसलिए इस कालखंड को समय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारतेंदु युग नजर आता है। क्या आता है? भारतेंदु युग नजर आता है। इसलिए भारतेंदु युग, इसमें नाम नहीं दिया गया, नाम नहीं दिया इन्होंने, इसलिए हम लिख देंगे, अलग से लिख रहा हूं, भारतेंदु युग, समझने के लिए। भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग है। ये आपको पता है 1900 से 1950 तक रहा था। 1900 से 1950 विक्रमी संवत बोल रहा हूं, विक्रमी संवत बोल रहा हूं मैं। इसके संपादक कौन थे? 8वें खंड के संपादक कौन थे? 8वें खंड के संपादक के तौर पे विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा है संपादक, विनय मोहन शर्मा है, विनय मोहन शर्मा है। अच्छे से याद होगा, अच्छे से याद होगा, विनय मोहन शर्मा है। अच्छे से याद कैसे होगा? सुनिए, 8वां है, 8 है। जब किसी का उत्थान होता है, जब किसी का उत्थान होता है, उत्थान होने पर ठाठ आते कि नहीं आते? कि सर उत्थान, आपकी उन्नति होगी, आपका उत्थान होगा, आप जॉब लगोगे, आप विकास करोगे, आगे बढ़ोगे, तो बताइए आपका उत्थान होगा तो आपके ठाठ होंगे कि नहीं होंगे? कि सर उत्थान होने पर ठाठ होते हैं तो ये खंड नंबर 8 होते हैं। उत्थान होने पर ठाठ होते हैं तो खंड नंबर 8 होते हैं। और उत्थान करते हुए विनय मोहन को शर्म ही नहीं आई। उत्थान करते हुए, हिंदी साहित्य का उत्थान करते हुए, विनय से किया होगा उत्थान किसने? विनय मोहन ने विनय से उत्थान किया होगा। उत्थान करते हुए शर्म नहीं आई किसको? विनय मोहन शर्मा को। विनय मोहन शर्मा को उत्थान करते हुए शर्म नहीं आई, आने भी नहीं चाहिए। उत्थान करते हुए शर्म कैसी? उत्थान करते हुए शर्म कैसी? आने भी नहीं चाहिए। इसलिए उत्थान किया, शर्म नहीं है शर्मा को। विनय से उत्थान किया, विनय पूर्वक हिंदी साहित्य का उत्थान किया, विनय मोहन शर्मा ने संपादक हुआ। एक तरीका याद रखना, ये हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान जो है वो भारतेंदु युग की ओर दृष्टिगोचर हो रहा है, या नाम भारतेंदु युग नहीं है, नाम नहीं है। चलिए, शायद आधे व्यक्तियों को तो अच्छा नहीं लगता होगा, चले गए होंगे, चले गए होंगे। जिनको नहीं लगता वो चले गए, लगता है वो बैठे हैं। नौवां खंड कौन सा है? उनको पता नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया है। नौवां खंड कौन सा है? नौवां खंड वो है, अब सोचते हैं सारे ये भी कहते हैं कि सर ऐसे पूरा साहित्य ट्रिक से थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता पूरा साहित्य। मैंने कहा, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपने बताया किसी को कि ये ऐसा पढ़ाते हैं? बोलते हैं 4-5 क्लास पढ़ाएंगे, यूं ही 4-5 पढ़ाएंगे, बाद में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे यूं थोड़ी होता है, कोई साहित्य नहीं पढ़ा दे, मन बेटा मेरे को नहीं आठ अठी पढ़ेगो, लास्ट में 2 कठी मारनी पड़ेगी, चिंता ना करो। हाँ, बाद में हाँ पढ़ा सके, कैसे पढ़ा दियो, कहा पढ़ा तो सके बेटो। और हाँ, जाट आदमी यहाँ जेड़ी रोप दी बड़ी धरती को बिचाड़ो है। तो नौवां खंड कौन सा है? नौवां खंड है क्या? बताइए, भारतेंदु के बाद कौन सा आता है? कि सर द्विवेदी काल आता है, सर द्विवेदी काल आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल धन्यवाद आपका महेश जी, किरण जी, ग्रामर जी, सतपाल जी और ओल्डन, तारा स्वामी। 7 भागों, ये 7 भागों पेट के पड़े हैं। चलिए, नौवां खंड कौन सा है? नौवां खंड है कौन सा? हिंदी साहित्य का परिष्कार, मतलब द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य का परिष्कार किया था, हिंदी साहित्य का परिष्कार, यानी कौन सा? हिंदी साहित्य का परिष्कार मतलब है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कौन सा है? द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग है। इसको हम किस ओर इंगित करेंगे? हम द्विवेदी युग के नाम से करेंगे। ये समय क्या है? ये देखिए 1900 से 1950 था, तो ये 50 से 75 होगा। ये 50 से 75, ये क्या है सर? सन, ईस्वी नहीं है, ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है, ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है, याद रखिएगा। नौवां खंड संपादन करने वाले, मैं कहता हूं नौवां खंड का याद रखना है। कौन करता है? हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी युग में। उसके नाम 2 मिलते हैं, एक नाम तो मिलता है सुधाकर पांडे, एक मिलता है सुधाकर द्विवेदी। तो सुधाकर पांडे याद रख लीजिएगा, द्विवेदी भी कहीं ना कहीं ऐसे यूं लिख लीजिएगा, क्या पता वो क्या डाल दे ऑप्शन में। द्विवेदी है, द्विवेदी शब्द आता है तो द्विवेदी काल का ही करेगा, द्विवेदी काल का ही करेगा। आप सोचिए जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, मैंने कभी बताया होगा भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा था? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा था? जल्दी बताइए,
सॉरी हाँ सही प्रश्न मेरा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? दो नाम किसने दिए थे? बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत ही तकड़ा नाम है। बादरा गमजेगी पेपर में बता दो, नहीं मैं बताऊं फिर। अरे भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहने वाला डॉक्टर नगेंद्र थे। और हाँ बिल्कुल ग्रामर नगेंद्र बिल्कुल आ गया, नगेंद्र थे। और नगेंद्र ने ही द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल का। कैसे? उनका कहने का तात्पर्य था कि भक्ति काल में एक बार जनता जागृत होगी, कबीर आदि ने कर दी। अब आधुनिक रीति काल में जनता सो गई, को मतलब नहीं था साहित्य को जनता से। आधुनिक काल में जनता दोबारा जागृत हुई क्रांति के कारण, तो इसीलिए दोबारा जागृत हुई है, इसीलिए इसको मैं पुनर्जागरण काल कहूंगा। पुनर्जागरण तो हो गया, भारतेंदु युग बीत गया। अब द्विवेदी जी ने क्या किया? हिंदी भाषा को की समृद्धि करने का, उसके अशुद्धियां निकालने का, पद्य में खड़ी बोली लाने का भरसक प्रयास किया। तो जागरण तो पहले हो चुका, सुधार बाकी था। सुधार बाकी था, चाहे काव्य में हो चाहे जनता में हो, सुधार बाकी था। खड़ी बोली में हो चाहे किसी में हो। तो मैं कहूंगा कि पुनर्जागरण तो भारतेंदु युग था, यानी आधुनिक काल एक तरीके की शुरुआत पुनर्जागरण जागरण के नाम से हुई होती है। द्विवेदी काल को कहा कि जागरण सुधार काल, कि जागरण तो हो गया, अब सुधार करना है। सुधार करना। द्विवेदी काल को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। नगेंद्र ने कहा, कहे थे दोनों ही नाम, इसलिए द्विवेदी काल को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। तो द्विवेदी काल का सुधाकर ही होगा, द्विवेदी काल का सुधाकर ही होगा, क्योंकि उसको जागरण सुधार काल कहा जाता है। आप बताइए, आप बताइए, द्विवेदी युग जो है वो कितने नंबर खंड है? 9 नंबर में है। अच्छा, द्विवेदी 2 नंबर है कि 9 नंबर है? द्विवेदी 2 नंबर नहीं, द्विवेदी 9 नंबर है। 2 है तो 9 है, और 9 है तो 2 है। सर वहां जाएगा 2 नंबर पे। अरे आपको इतना पता ही है कि द्विवेदी काल आधुनिक काल को भाग है, तो 2 नंबर तो ही कौन सा है? हो ही कौन सा? इसका मतलब क्या है? द्विवेदी काल, द्विवेदी में 2 है तो 9 है, 9 आ गया। अब बात करते हैं 10वां खंड, नगेंद्र वाला आ गया। अब बात करते हैं 10वें खंड की। 10वां खंड आप बताइएगा, 10वां खंड क्या है? 10वां खंड क्या है? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, साहित्य का उत्कर्ष यानी काव्य। ये कौन लिखता है? नगेंद्र लिखता है साहब। उत्कर्ष काल, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी काव्य, इसमें लिखेंगे हमें उत्कृष्ट काल। क्या लिखा है? उत्कृष्ट काल काव्य, उत्कृष्ट काल काव्य, काव्य का उत्कृष्ट काल था ये बात किसने कही है? ये 10 नंबर पे ये बात मैंने कहा 6, 10, 15 डॉक्टर नगेंद्र। कौन है डॉक्टर नगेंद्र? एक विद्वान को और मिला लीजिएगा साथ में, प्लस में है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ये भी इनके साथ थे इस कालखंड के संपादन में। नंद दुलारे वाजपेयी थे। गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, याद करते हैं, याद वैसे कर लिया। 10वें में मरीज ने कहा डॉक्टर से बस, बस नहीं बोलो 10, 10वां हो गया। 10वें में कौन कौन है? नैन नगेंद्र है, तो नैन नगेंद्र के साथ नैन नंद दुलारे वाजपेयी है। नैन नगेंद्र के साथ नए वाले के साथ नए वाला ही होगा, औकात नहीं कि कोई और हो जाए। नए वाले के साथ नए वाला ही होगा, तो नैन नगेंद्र के साथ नैन नंद दुलारे है। नैन नगेंद्र नैन नंद है, नैन नगेंद्र नैन नंद है। उत्कर्ष काल काव्य कहते हैं ये। 10वां खंड है। 10वां याद आए डॉक्टर याद आए तो नगेंद्र याद आए, नगेंद्र याद आए नंद दुलारे याद आए, नैन नगेंद्र नैन नंद दुलारे याद आए। ये 10वां खंड हो गया। अब बात करते हैं 11वें खंड की। अब बात करते हैं हम 11वें खंड की। 10 खंड कर चुके हैं। बोलता हूं एक बार रिवाइज करें, आप कहें तो एक बार रिवाइज करें फटाफट 2 मिनट में। बिल्कुल अच्छा लिख रहे हैं आप। परिष्कार नो हिंदी पॉइंट यस, परिष्कार नो हिंदी पॉइंट यस। क्या परिष्कार नो कैसे समझा निष्पाल जी? नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, बिल्कुल नगेंद्र नंद दुलारे नए नए वाले हैंगे नए जी। चलो रिवाइज करते हैं, मैसेज आ गया अपने पास, रिवाइज करते हैं। नागरिक प्रसारण सभा काशी बनती है 16/7, 16 ने सच बात थी। 16 खंड निकालेगी, 16 तारीख को आने वाली 16 खंड निकालती है किसी हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास के, हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास के 16 खंड निकालती है। 16 तारीख को आने वाली, सभी का साथ देने वाली, जुलाई के महीने में 7 आता है और नागरी 93 के थ्रू आती है। नागरी 93 के थ्रू आती है। प्रथम अध्यक्ष राधा नहीं बनेगी, कृष्ण नहीं बनेगा, दोनों साथ बनेंगे, तो राधा कृष्ण। अच्छा, परिष्कार नो हिंदी पॉइंट यस, ठीक है। राधा और कृष्ण दोनों को अध्यक्ष बना दीजिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक थी। 93 के 3 साल बाद, 93 के 3 साल बाद, 96 में 3 साल बाद, 3 महीने में आने वाली त्रैमासिक पत्रिका का आगाज होता है और इस पत्रिका के संस्थापक वेणी प्रसाद है। नागरिक प्रचारिणी वेणी, वेणी प्रचारिणी, प्रचारिणी वेणी, याद रखिएगा। अणी अणी मिलाइएगा, अणे से अणे मिलाइए,
इसके बाद नागरिक प्रचार सभा काशी बनारस या बनारस जो भी है 17 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास निकालने की योजना बनी थी। ये वो योजना बनाने के प्रधान संस्थापक कौन थे? अमरनाथ झा थे। कौन थे? अमरनाथ झा थे। और ये इतिहास तो लिखा गया, वर्ग खंडों का इतिहास लिखा गया। रवि बनमिया नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। ये इतिहास तो लिखा गया, ये इतिहास लिखा गया। इसका प्राक कथन पहली बार भूमिका के रूप में किसने लिखा? प्राक कथन लिखने वाला, अरे पहले पहले कथन तो हमारा राष्ट्रपति कहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। पहला खंड कौन सा था? पहला खंड था हिंदी साहित्य की क्या है? पीठिका है। पीठिका कौन देता है? राजबली पांडे। ऐसे याद रख लो, राजबली की पीठ की बलि दे दो, राजबली की पीठ की बलि दे दो, या याद रखिए पै पांडे, पै प्रथम, पै पीठिका। दूसरा होता है, दूसरा भाषा, दूसरा सिखाता है। और भाषा हिंदी साहित्य के भाषा का विकास होता है। हिंदी भाषा का विकास किसने संपादन किया? धीरेन्द्र वर्मा ने किया। तो बताइए, भाषा धीरे धीरे सीखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा आता है। 3 नंबर याद कीजिए। 3 मुझे आदिकाल में 3 दिखता है, आदिकाल में 3 दिखता है, आदिकाल में 3 है। आदिकाल को आदिकाल कहने वाला हजारी होगा, इसलिए हजारों साल पुराना काल होगा। आदिकाल नाम तो हजारों साल पुराना होगा, तो हजारी कह देगा। और त्रिपाठी में 3 दिखता है, करुणापति त्रिपाठी। करुणापति त्रिपाठी याद आते हैं तो कैलाशपति त्रिपाठी याद आते हैं, कैलाशपति करुणापति आते हैं तो देव को देव वासुदेव आते हैं। वसुदेव, आपको हजारी याद हो काम चलेगा। 4 नंबर पे आता है क्या? भक्ति काल। भक्ति काल निर्गुण का, निर्गुण धारा आती है, निर्गुण काव्य आता है। और 5 पे भक्ति काल सगुण धारा आती है। निर्गुण का मतलब है भक्ति काल कितने नंबर पे आता है? मैं कहूंगा 4 नंबर पे आता है। तो चार चतुर्वेदी आता है। और परशुराम में भी 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ऐसा इतना पता हो। और चतुर्वेदी में यूं है तो निर्गुण में यूं है, यूं वाले का संपादन करेगा। छठा खंड, 5वां खंड आता है कौन सा? भक्ति काल सगुण धारा आती है। सगुण कौन करता है? 5 नंबर में मुझे विजेंद्र में 5 दिखता है। 5वां खंड आता है। विजेंद्र बोले तो देवेंद्र बोले, देवेंद्र नाथ आता है। देवेंद्र नाथ विजेंद्र दोनों आते हैं, 5वें खंड में। और 5वें खंड का नाम सगुण भक्ति है। क्या है? सगुण भक्ति है। इसके बाद देखिए, भक्ति करते हैं सगुण मूर्ति के सामने सगुण भक्ति होती है। इसलिए पांचों अंगुलियां, पूरा 5 अंगुलियों का पंजा मिला के करनी चाहिए भक्ति, कि यूं अकेले हाथ से करनी चाहिए, नहीं साहब, पंजा पूरा मिला के करनी चाहिए। इसका मतलब 5वां खंड है वो सगुण है, मूर्ति की पूजा सगुण धारा कहलाती है। तरीका अच्छा होना चाहिए। 6 नंबर पे छठी का दूध याद डॉक्टर दिलाएगा। हम डॉक्टर से कहेंगे इंजेक्शन मत लगाओ बस, तो वो कहेगा नहीं साहब 10। नगेंद्र जन्मा 15, तीनों खंडों में नगेंद्र आएगा। नगेंद्र। छठा कौन सा? रीतिकाल। 7वां कौन सा? रीतिकाल। छठा पहले बद्ध धारा आती है, बाद में मुक्त आती है। नहीं स्क्रीन दिखाना से नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे यूं ही आपके दिमाग में रील चलनी चाहिए। हिम्मत थोड़ी ये नहीं होना चाहिए कि हमें दिखाइए। आप दिखाने से क्या होगा? लिखा है किताब में बहुत, और उठाइए कोई किताब मिल जाएगा वहां, लेकिन एक बार दिमाग में चलना चाहिए ना, तब मजा तब आता है। बिना देखे याद रहे, वही तो बात होती है। सोचिए, दिमाग लगाइए। आप सोचते रहिए, बोल रहा हूं ना, मैं भी तो बोल रहा हूं ना, इसलिए आपको सोचना है कि अब ये आएगा। 7वां खंड है रीति मुक्त है। रीति मुक्त है जिसका किसी ने साथ नहीं दिया वो मुक्त हो गया, जो मुक्त हो गया वो भाग गया, तो भागीरथ आ गया। मिस्र के साथ मिस्र रहेगा, मिस्र के साथ 7वें खंड में मिस्र रहेगा। विश्वनाथ प्रसाद मिस्र भी है। 8वां खंड आता है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान काल आता है, भारतेंदु आता है, विनय मोहन शर्मा थे। बताइए, उत्थान होगा तो ठाठ होंगे, संख्या नंबर खंड नंबर 8 होंगे। और विनय मोहन शर्मा को उत्थान करते हुए सर्वे नहीं आई, आने भी नहीं चाहिए। 9 नंबर में 9वां खंड आता है। और भारतेंदु के बाद हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी को आता है। बताइए, द्विवेदी 2 नंबर था कि 9 नंबर था? द्विवेदी 2 नंबर नहीं, 9 नंबर था, 9वां खंड था। और इसके सुधाकर पांडे हैं। बताइए, जागरण सुधार काल कहते हैं कि नहीं कहते? हिसाब कहते हैं, उसी से जोड़ दीजिए। जागरण सुधार काल वाले का सुधाकर पांडे हो जाएगा। सुधाकर द्विवेदी भी मिलता है, कोई खास बात नहीं। आगे 10 नंबर आता है। 10 में फिर नगेंद्र आ जाएगा, और नैन नगेंद्र के साथ नैन नंद दुलारी वाजपेयी आ जाएगा। 10 नंबर क्या लिखा? यानी उत्कर्ष काल काव्य। क्या लिखा? उत्कर्ष काल काव्य। ये मैंने आपको 10 खंड बोले, 10 ही लिखे होंगे, हमने 10 ही लिखे होंगे। योजना 17 खंड की बनी थी, कितने खंड आ चुके हैं? 16। कितने खंडों की योजना बनी तब 17 उत्तर है, बाकी सभी में 16 होगा, ध्यान रखना। 17वां बताऊंगा आपको मैं कौन था बताऊंगा आपको मैं, कि याद 16 करने। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको सारी बातें बोल दी, मैंने 10 खंडों तक बोल दिया। अब आते हैं 11वें खंड पे। किस पे आते हैं? 11वें खंड पे। तो आगे बढ़े। 11 नंबर खंड। हाँ, अब आप बताइए मुझे। पांडे पहला पीठिका, बिल्कुल शारदा जी। आप अब बताइए मुझे कि इतना हम 10 खंड हमने कर लिए, 10 खंड हमने कर लिए। अब आप सोचिए, क्या आपको ये चीजें कनेक्ट हुई? क्या ये चीजें दिमाग में इन्होंने फ्लैश किया? बिल्कुल ये आगे आएगा। 11वां हिंदी साहित्य का उत्कर्ष ऑल्डन नाटक बिल्कुल आगे आएगा, बिल्कुल अभी आगे आएगा, बताएंगे हम आपको, बताएंगे। अभी उत्कर्ष नाटक भी आएगा, कथा साहित्य भी आएगा, फिर वो समालोचना, निबंध, पत्रकारिता वो भी आएगा, सब बताऊंगा आपको मैं, चिंता मत कीजिए। मेरे पास 17 के 17 यहाँ फीड है। तो
आप बताइए, अगर आपके दिमाग में ये कनेक्टिविटी बनी है कि हाँ सर ऐसे चीजों से अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा, सीधा कितना पढ़ लीजिए, सीधा कितना पढ़ लीजिए, मिक्स हो जाएगा। ऐसे पढ़े हुए मिक्स नहीं होता। वो त्रिपाठी दिखता है 3 नंबर में, आदिकाल में 3 दिखता है, भाषा का विकास धीरे धीरे पता लगता है, पता लगता है। चतुर्वेदी 4 नंबर दिखता है, यूं भी दिखता है, निर्गुण वाला यूं भी दिखता है। सभी भाई बहन सर के कोर्स वाले ही जुड़े हैं क्या? नहीं, कुछ नए भी हैं, कुछ नए भी हैं, 1-2 नए भी हैं। जिनको जल्दी थी वो चले गए, और जिनको पढ़ना था वो यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि ऐसे यूं नहीं है कि टाइम पास करने आते हैं, यहाँ पीपीटी लगा ली, टाइम पास कर लिया, वो थोड़ी है। मेहनत करते हैं, मेहनत पूरी झलकेगी, मेहनत आपको दिखेगा कि बंदा कितना बोलता है। ऐसे यूं हम भी बोलेंगे क्या? मेरे पास कई बार फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर आपकी तरह हम भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, मुझसे अच्छा बोल सकते हो, ज्यादा बोल सकते हो। अब आगे बात करते हैं। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। मेरा काम आगे बढ़ाना है। 11 नंबर क्या है? 11वां खंड है। कौन सा है? 11वां खंड है। और 11वां खंड कौन सा है? क्यों कौन सा है? साहित्य यानी उत्कर्ष काल नाटक। क्या है? उत्कृष्ट काल नाटक है। मैं नाम लिखता हूं एक बार, उत्कृष्ट काल नाटक है। क्या है? नाटक। पहले उत्कृष्ट काल क्या आया? काव्य आया। अब क्या आया? नाटक आया। ठीक है, 12वां बताइए सर। 12वां क्या लिखते हैं? 13वां। ये देखो, ये 12वां खंड है। कौन सा है? 12वां खंड है। इसका कौन है साहब? 12वां खंड कौन है? उत्कर्ष काल कथा साहित्य। क्या लिखना है हमें? उत्कृष्ट काल, वही नाम है। उत्कृष्ट काल किसका? कथा का, कथा साहित्य का। कथा साहित्य, उत्कृष्ट काल कथा साहित्य। गुरु जी कथा लिख दियो। उपन्यास कौन लिखे थे? उपन्यास कौन लिखियो? अरे उपन्यास और कहानी दोनों कथा साहित्य में आते हैं। उपन्यास और कहानी कथा साहित्य में आते हैं। तो उत्कृष्ट काल कथा साहित्य क्या है? कथा साहित्य। संपादक ये लिखने के बाद बताऊंगा। अब कथा साहित्य आ गया। अब आता है 13वां। क्या आता है? 13वां खंड आता है। और 13वां खंड कौन सा है? 13वां खंड कौन सा है? 13वां खंड है साहब कौन सा? उत्कर्ष काल नहीं आता। 13वें खंड में क्या है? समालोचना। समालोचना मतलब आलोचना, निबंध। समालोचना, निबंध, पत्रकारिता। निबंध और क्या है? पत्रकारिता। पत्रकारिता ये है साहब इसमें, ये है साहब। चलो 3 याद करते हैं एक बार हम 3 याद करते हैं। उसके बाद 14, 15, 16 कर लेंगे। 16 कर लेंगे। 3 याद करते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, याद कराते हो, सीधा सीधे करा। मुझे तो पता है गुरुजी आपसे एक साथ जुड़े हुए, बिल्कुल पता है। तो समालोचना ऑल डन। हम भी आप एपी बनेंगे और आपकी ही तरह बनेंगे और बोलेंगे। बिल्कुल बोल सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। चलिए 11वां खंड कौन था? 11वां खंड में कौन था नाटक में? इसका संपादक कौन था? इस 11वें खंड का संपादक था कौन? दशरथ ओझा। कौन था? दशरथ ओझा। दशरथ ओझा याद होगा, ऐसे मत सोचिए सर ने लिख दिया याद नहीं होगा। दशरथ ओझा याद क्यों नहीं हो? मैं खड़ा हूं, याद ना हो नहीं सकता। दशरथ ओझा, दशरथ ओझा। ओझा इसका ये था। 12वें खंड का संपादक कौन था? 12वें में निर्मला जैन है। कौन है? निर्मला जैन है। निर्मला जैन इसके संपादक है। निर्मला जैन महिला है, महिला है, ये संपादक है। आप सोचते रहिए, आपका तरीका बदल जाएगा। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो एक तरीका को फॉलो करेंगे। आप मेरा इतना, आप यूट्यूब पर आपको ज्यादा क्लास चाहिए ना, देखो मेरा इतना काम कर दो, मेरी क्लासेस को आप शेयर कर दीजिए फुल अपने मित्रों के पास, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे। एक बार पर्सनली बोलो, एक बार क्लास देख ले, एक कर मेरी एक क्लास दिखा दो। दरमिया बात है वो की नहीं कौन सा जी हमारे बलवान पुनिया वोट मांगे कह रहे नहीं, दरमिया बात है। एक कर बटन दबा दो, एक कर मेरी क्लास भेज दो, गारंटी लियो। वो मैंने कुडालियां आनो पड़ो, मेरे कन कुडालियां आनो के आनो पड़ेगो। उठानी भी रोक। अनिता लॉयल, राम राम जी, राम राम। चलिए निर्मला जैन हुई। अब 13वां खंड कौन सा है? 13वां खंड का संपादक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, धांसु आदमी था ये, इसने एक धांसु बात कही थी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु 13वें का था। याद करते हैं, याद करते हैं, सुनिए तीनों को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? अब सोचिए, अब सोचिए क्या सोचते हैं। कई क्या गुरु चुप रहो, 24 घंटा बोलो की बात आ जाए तो बोलना, बोल रहे बेरिया भी क्या, बोल रहे बेंगा बेरिया भी क्या, ध्यान रखियो, बोल रहे बेंगा कोर्स भी क्या आकर चाहूं।
11वां खंड कौन सा है? उत्कर्ष काल नाटक है। क्या है? नाटक है। आप सोचो, एक घर में एक पति होता है, एक पत्नी होती है। एक पति होता है, इधर देखिए, एक पति होता है, एक पत्नी होती है। दोनों आए दिन घर में नाटक करते हैं, दोनों आए दिन घर में नाटक करते हैं। करते नहीं करते? आप भी करते हैं साहब। टाबर कौन थे? हाँ, कई बैठा कौन नहीं, पिंपल हो रहे अलग बात है, लेकिन भाई नौकरी लगो भेजिए, वो ध्यान रखियो। लक्ष्मी नारायण ओल्डन कहते हैं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण और आपका समालोचना है। तो मैं कहता हूं, एक पत्नी होती है, पति होता है, दोनों ही नाटक करते हैं, नाटक करते हैं। दूसरा आगे क्या है? दूसरा आगे क्या? अरे नाटक ना करो, ते को जा लागो, ठेके लागो, अरे को जा लागो, लड़ता दोनों, ओ जा लागो, ओ को जा लागो मतलब ओ जा लागो। हाँ, हंसी तो आएगी। दांतों घर गए हुए, गारंटी में दांतेगी। दांते के ऊपर किताब काटूंगा, एक महिला और पुरुष का दांता किन किन बातों को लेकर होता है। तो किताब आओगी मेरी बहुत बाद में, जो किताब बहुत सहयोग करेगी। ऐसा दांता हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा दांता हो तो क्या करना चाहिए, दांते से बचने के उपाय क्या है। चलिए, 12वां खंड है कथा साहित्य। क्या है? कथा साहित्य। पहले नाटक था, पहले काव्य था, पहले काव्य आएगा, पहले पहले काव्य आएगा, फिर नाटक होगा, फिर कथा आ जाएगी, फिर क्या आएगी? गाथा, कथा साहित्य आएगा। आप सोचो, जब कोई आदमी का 12 हो जाए, जब कोई आदमी का 12 हो जाए, तो बताओ बटा कथा बांचा है कौन बांचा है? बुढ़ो आदमी मर गया, कोई 12 हो तो बटा 12 के ऊपर कथा कौन बांचा है? क्या गुरु जी कथा बांचा है? कथा बांचते हैं मतलब कथा पढ़ते हैं, कथा का वाचन करते हैं। 12 होने पर वाचन करते हैं कि हिंदी आ रहा और बड़ा है, अपन समझा कोई नहीं। तो मैं को कथा होने पर, 12 होने पर कथा पढ़ते हैं, कथा वाचन करते हैं, और कथा पढ़ने से काया निर्मल हो जाती है साहब। क्या हो जाती है? काया निर्मल हो जाती है, बिल्कुल। 13वां खंड है समालोचना। तेरी आलोचना 13वें में करूंगा, तेरी आलोचना 13वें में करूंगा, तेरी आलोचना 13वें में करूंगा। किसमें करूंगा? निबंधों में करूंगा कि पत्रों में करूंगा? तेरा आलोचना मैं निबंधों में, पत्रों में, दोनों में करूंगा, 13वें में करूंगा। ऐसी आलोचना करने का धांसू काम किया था सुधांशु ने। आलोचना करने का धांसू काम कौन करता है? आलोचना करना किसी के बस की बात नहीं है, आलोचना करना धांसू काम होता है। यह आलोचना करने का धांसू काम लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किया था। अरे हिंदी साहित्य गिटा दिवा, प्या दिवा, पूरा प्या, चिंता ना करो। बहुत बार 2012 से इससे जुड़ा हूं मैंने जिया इस चीज को, मैंने हर चीज के लॉजिक निकाले हैं कि कहां कैसे याद रख लूं मैं इसको, लंबे समय तक कैसे याद करा सकता हूं मैं इनको। अब मना तो कोई नौकरी कौन सी है, मन नौकरी मिल गई थी सर ऊंची वा शिक्षा जगत की मिल गई थाने मेरे। अब मैं थाना ऊपर ही हूं, मैं थाना हिंदी साहित्य है, मैं कूं दरमिया बात है। 1 साल बाद में लोग न्यू कहेगा करो है खूणो आदमी जो साहित्य की मारी साहित्य बुई मट दी, मैं बुई मुई को जोड़ और बंटूआ मांगा, चिंता ना करो। हाँ, तो तेरी आलोचना 13वें में करता है। ऐसी आलोचना करने का काम हर किसी के बस की बात नहीं, ऐसा आदमी होना चाहिए धांसू सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने क्रोचे के व्यंजनावाद और कुत्तक के वक्रोक्तिवाद को लेकर के एक बात कही थी। जैसे शुक्ल ने कहा, क्या कहा कि क्रोचे का व्यंजनावाद कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। तो सुधांशु कहते हैं नहीं साहब, बहुत दूरी है इनमें, इनमें क्रोचे का व्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्तिवाद में भारत और यूरोप की सी असमानता है। एक तरफ भारत है, एक तरफ यूरोप है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में। ऐसी असमानता है, समानता है ही नहीं साहब। आप कह रहे हो कि ये है, समानता है ही नहीं। ऐसी असमानता की बात शुक्ल के खिलाफ करता है कोई तो वो आदमी धांसू ही होता है साहब, एरा गिरा नहीं कर सकता। जोड़ा मतलब रस्सा, हाँ जोड़ो, हाँ जोड़ बट देंगा, रस्सो बट दिया, बुई बुई कौन बटा, बुई के बटा, मोटी चीज बटा नहीं आपा। हाँ, क्योंकि मेरे से पढ़े हुए चले आजकल ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। उनको नहीं पता कि तुम मुझसे पढ़ के लगे हो भैया, तुमने जितना याद किया है ना, हम भूल गए उतना। चिंता मत करो, दिन मैं तारा दिखा दूंगा, 1 साल रुक जाओ। 13वां समालोचना निबंध पत्रकारिता, 13वां खंड तेरी आलोचना हो गया। मैंने कहा 12 होने पे कथा बांचनी है, कथा से काया निर्मल होगी। नाटक करता ओजा लागो तो ओजा कोजा लागो तो दशरथ ओजा है, एक पत्नी नाटक करे। 13 कालखंड हो गया, 14 15 16, 14 15 16 लिख लियो। फिर बात करते हैं दोनों वांगी, कहेंगी 14 नंबर की, 15 नंबर की, 16 नंबर की। ये लो गुरु 17वां बता दूंगा है कितना खंड है, योजना कितने की, 17 की। कितना खंड प्रकाशित हो गया, 16। कितने खंड है, 16। योजना 17 और घटे 17 ना लिए 16 ऑप्शन में ना आवे 17 टेकी आइयो ना, 15 करना ना 18। 16 ऑप्शन में ना आवे 17 टेकी आइयो, क्योंकि पद नागरिक प्रचारणी सभा काशी हिंदी से तो वर्द इतिहास का मैं खतरो थोड़ी हो कोनी नहीं। आगे देखो साहब, मैं पानी पी लूं, अगलो देखो थे
आगे आता है अद्यतन काल। कौन सा आता है? अद्यतन काल। कौन सा है? 14वां खंड। कौन सा है? नाम हिंदी में लिखने हैं। थे मैंने एक बात बता दियो, कापा खंड कर लिया, आ खंडा था प्रश्न पूछा थे, गलत तो जान दो आगे कौन नहीं होने दो। 14वां खंड कौन सा है? अद्यतन काल। अद्यतन, अद्यतन काल है। अद्यतन काल इसकी किसने दिया था? यह संपादन किया था कैलाश चंद ने। किसने किया था अद्यतन काल का? कैलाश चंद। कैलाश चंद ने किया था। और राम अवध, राम अवध ने। कैलाश चंद और राम अवध ने। मार्कर दूसरा ले लिया, डॉक्टर है। किसने संपादन किया? ओ लाल लाल क्यों आवे है? कैलाश चंद, कैलाश चंद, कैलाश चंद व और कौन था? राम अवध द्विवेदी। राम अवध कौन था? राम अवध। फर्स्ट ग्रेड वालों में ये नाम नहीं लिखा हुआ, लिख लेना, राम अवध द्विवेदी लिख लेना साहब, लिख लेना, राम अवध लिख लेना। किसमें? अद्यतन काल में। और एक आदमी और भी है, हरवंश लाल। कौन है? हरवंश लाल। हरवंश लाल भी है, हरवंश लाल भी है। ये आदमी एक और भी है, 3 आदमी थे 14वें खंड में। सोचिए, ए अद्यतन काल, ए राम अवध, ए अवध कहता है। अद्यतन, अद्यतन मतलब आज का, आज का, आज का अद्यतन। ए अद्यतन ए अवध, ए अद्यतन ए अवध, याद रखना। ए अद्यतन ए अवध, ए अद्यतन ए अवध। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो तुम, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो तुम। तो 14वां खंड आता है, 14वीं का चांद आता है। तो कैलाश चंद में चांद छुपा है, कैलाश चंद में चांद छुपा है, कैलाश चंद में चांद छुपा है। हरवंश लाल जो है वो 14वीं के चांद है। लाल है, जो हमारा लाल होता है वो मां के लिए 14वीं का चांद होता है। जो हरवंश लाल है वो 14वीं का चांद है। हरवंश लाल है, 14वीं का चांद है, तो कैलाश चंद है, कैलाश चंद है। अद्यतन है तो अवध है, राम अवध है। अद्यतन है तो अवध है, राम अवध है। मैंने 14वां बोला, मैं 15वां बोलता हूं, 16वां बोलता हूं। सुनिए, 15 नंबर खंड किसका है? 15 नगेंद्र आ गया। 15 में कौन आ गया? नगेंद्र आ गया। आंतर हिंदी साहित्य, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य नाम है 15वें का। 16वें का नाम क्या है? आंतर हिंदी का लोक साहित्य। और 17वां हिंदी का उन्नयन, हिंदी का उन्नयन करना। एक बार हम चलेंगे किस पे? 15 पे और 16 पे। एक बार पढ़ लेता हूं। लाओ लेहो कुआरी, जेवड़ा मतलब रस्सा, शारदा जाकर थारा जिशा ही चेला बनेगा। अब भी बुई अब बुई बटना, बुई बटाना रहा मारा वर्गा बनेगा। गुरु है नहीं गुरु। मैं जद ही मात खाऊंगा, जद पढ़ाना छोड़ दूंगा। आ बात यही देख लियो, कहीं मन में कर लेना बड़े कौन पढ़ा, घने पढ़ा लियो। जद चेला आ जाएगा वे। इसे चेलो तो मुंडा आए के, जो मेरा तरीका जिंदा रखे। गुरु चेला धुनी बुझा दे, लोगों को लागे तो इया है कि गुरु चेला धुनी बुझा दी। बोलिए सच्चा दरबार की जय। और नगेंद्र तो नींद में ही पूछ लो जाए। हाँ बिल्कुल, आंतर भारती, आंतर भारती 15 नगेंद्र, नगेंद्र बिल्कुल ऑल डन। तो हम बात करते हैं क्या? 15वां कौन सा है? 15वां, 15वां खंड। 2 खंड हो रहे हैं अपने, वैसे 17वां नाम देखना है। 15वां खंड कौन सा है? 15वें खंड का संपादन क्या नाम है? आंतर भारतीय साहित्य। आंतर भारतीय साहित्य, नगेंद्र तो आएगा ही। आंतर भारतीय इसका मतलब है हिंदी से अलग, हिंदी से हटकर के भारत का अन्य साहित्य। आंतर भारतीय साहित्य, आंतर भारतीय साहित्य इसका कौन है? इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र, प्लस में राहुल साक्तियान है। डॉक्टर नगेंद्र हैं और साथ में राहुल जी हैं, राहुल साक्तियान है। कौन है? राहुल सांकृत्यान है, जिन्होंने खड़ी बोली को कौरवी कहा था। याद रखना, कौरवी कहा था। खड़ी बोली को कौरवी कहने वाला कौन? राहुल साक्तियान। यात्रा वृत्तांतों का जनक कहा जाता है। कौन? राहुल साक्तियान महापंडित के नाम से विख्यात थे, महापंडित के नाम से विख्यात थे। राहुल जो है वो राहुल साक्तियान किसके साथ थे? राहुल साक्तिया ये नगेंद्र, या ये अंतर भारतीय साहित्य। इसको अंतर बोलिए, अंतर, अंतर करता है नगेंद्र, नगेंद्र करता है अंतर। मरीजों में अंतर करता है, ये कम बीमार, ज्यादा बीमार है। अंतर करता है नगेंद्र, नगेंद्र करता है अंतर। नगेंद्र, नगेंद्रा 15, 15 नगेंद्रा। इसे याद रखिए, अंतर नगेंद्र, नगेंद्रा 15, 15 हो गया, 15 हो गया। 16वां खंड आ गया। 16वां खंड क्या कहता है? ये लो साहब, 16वां,
16वां खंड क्या कहता है? 16वां खंड जो है वो क्या आता है? हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का जो लौकिक साहित्य उसको लिया गया यहां पे, हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का क्या है? हिंदी का लोक साहित्य। कृष्णदेव उपाध्याय, लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। ये किसका, कौन है? कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय याद रखना। राहुल साक्तियान भी है साथ में इसके, तो ओ बिया कोई खास बात को नहीं। क्या लिखना है? इसका संपादक कौन है? कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय। तो कृष्णदेव उपाध्याय प्लस में राहुल साक्तियायन है। उपाध्याय प्लस में क्या रख लो? राहुल सांकृत्यायन लिख लो। सांकृत्यायन 15 और 16 में सांकृत्यायन आएगा। 16 में सह साक्तियान आ गया। 16 में भी सह साक्तियान आता है। 15 में नगेंद्र इंपोर्टेंट है, इसके साथ राहुल जी याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन 16 में सह साक्तियान है। 16 में सह साक्तियान है, याद रखना। 16 में सह साक्तियान है। 16वां खंड था। और कृष्णदेव उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय हिंदी का लोक साहित्य है। हिंदी के लोक में, लोगों के बीच, लोक में, इस भारत के लोक में अपने देव कौन रहते हैं? कृष्णदेव रहते हैं। लोक के अंदर कृष्णदेव विराजमान है कि नहीं है? कि सर विराजमान है। तो 16वां खंड हो गया। 17वां खंड कौन सा है? जो खंड नहीं है, आपको नाम नाम जानना। हिंदी का उन्नयन करता है कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो 17वां खंड वहां नहीं लिखना है, अलग से मेंशन रखिएगा। इसका नाम क्या है? हिंदी का उन्नयन। हिंदी का उन्नयन तो लास्ट में ही करना चाहिए। हिंदी का उन्नयन करना चाहिए। हिंदी का उन्नयन करना चाहिए। और हिंदी का उन्नयन, इसका इस नाम से संपादन किसने किया था? संपूर्णानंद ने। बताइए 17 के 17 खंड संपूर्ण हो गए या नहीं हुए? कि सारे के सारे संपूर्ण हो गए, तो संपादक भी कौन हो जाएगा लास्ट में? संपूर्णानंद हो जाएगा। संपादक भी संपूर्णानंद हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे खंड क्या हो गए? संपूर्ण हो गए। तो मित्रों, मैंने आपके सामने बात रखी है, आप मुझे बताइए क्या आपकी याद हुआ? मैं बनूंगा सर ऐसा ही, बिल्कुल चेला, बड़ वीराना चला चला। राहुल साक्तियान तो 16वें के हैं सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 16वें के 15वें में ऐड कीजिए। 15, मैंने कहा ना कुछ बातें ऐड करनी पड़ेगी। तो कई किताबों में लिखा है, तो मैंने सोचा है कि दोनों को लिखा दूं, इसलिए आप दोनों याद रखिए लीजिए। 15 16 दोनों में साक्तियान साथ में, दोनों में साक्तियान साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वहां वहां आपका राम अवध नहीं मिलेगा। पहले पहले जब हमने पढ़ा होगा वह राम अवध नहीं था। और जो मैंने देखा इसका नाम भी जुड़ा हुआ है, तो मैंने ये नाम नया लिख दिया। और इस 15वें मैंने ये नाम नया लिख दिया। मैंने 4-5 भागीरथ मिश्र के साथ मैंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नाम नया लिख दिया। मैंने नया लिख दिया, 4-5 नाम नए लिख दिए पुराने वालों के लिए। इसलिए ये देखिए, अब बात वापस से, मैंने कहा हम 10 तक पढ़े थे, 11वें की रिवाइज करते हैं। 11वां खंड जो था उत्कर्ष काल नाटक है। उत्कर्ष काल नाटक है। नाटक करता लगा कोजा तो दशरथ हो जाए। 12वें में 12 करना है। कथा बांसनी है, कथा साहित्य। उत्कर्ष काल कथा साहित्य, उपन्यास कहानी दोनों। कथा पढ़ने से, कथा बांसने से 12 होने पर काया निर्मल हो जाते। निर्मल निर्मल निर्मला जैन आ गई, निर्मला जैन आ गई। 13वां में समालोचना, निबंध, पत्रकारिता, पत्रों में तेरी आलोचना करेगा। ऐसे आलोचना करने का काम, तेरी आलोचना करूंगा, ऐसा आलोचना करने का काम हर किसी के बस की बात नहीं। एक धांसू आदमी चाहिए। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां खंड है अद्यतन काल। ए अद्यतन, ए राम अवध कहता है, ए अवध कहता है। बताइए 14वीं का चांद है तो कैलाश चंद है। 14वीं का चांद है, कैलाश चंद है। हरवंश लाल है वो 14वीं का चांद है। हरवंश लाल है वो, जो कि हर किसी का लाल 14वीं का चांद होता ही है। हर किसी की माँ का लाल क्या होता है? चांद ही होता है। इसलिए हरवंश लाल है वो 14वीं का चांद है। चांद है कैलाश चंद है। और अद्यतन है तो अवध है। अद्यतन है तो राम अवध है। 15वां खंड नगेंद्र है। अंतर करता है नगेंद्र, अंतर भारतीय साहित्य, अंतर करता है नगेंद्र, अंतर करता है नगेंद्र। साथ में साक्तियान है। साक्तियान 16वां, सह साक्तियान है ही। 16वां हिंदी का लोक साहित्य। लोक में कृष्ण भगवान विराजमान रहते हैं। कृष्णदेव हो गया। 17 में सारा काम पूरा हो गया। हिंदी का उन्नयन कर दो, बस हिंदी का उन्नयन कर दो, समृद्धि कर दो हिंदी की। हिंदी का उन्नयन हो जाएगा, खतरा मिट जाएगा 17 में। और वो का सारा काम किया संपूर्णानंद ने, सारा काम किया संपूर्णानंद ने। टीवी में चल रहा है, सब लाइव देख रहे हैं। कितने लोग लाइव देख रहे हैं? मतलब आपके घर के सदस्य सारे देख रहे हैं। जो हिंदी ना जानते वो भी देख रहे हैं, जो साहित्य नहीं पढ़ रहे वो भी देख रहे हैं। इसका मतलब अपने परिवार को दिखा रहे हो, क्योंकि मजाक मजाक में याद होता है। मजाक मजाक में याद होता है। शायद जिसके हिंदी विषय ना भी होगा आपके घर में, वो भी याद कर जाएगा। वो भी कहेंगे कि 16 के 16 खंड मैं बता दूं, क्योंकि तरीका ऐसा ही है। क्या आपको तरीका बेस्ट नहीं लगा? क्या चीजें याद नहीं हुई? जो नए विद्यार्थी पहली बार सुन रहे हैं, मुझे आज सुना है या कल भी सुना था, परसों 4-5 दिन से जुड़े विद्यार्थी हैं, वो बताइए क्या आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं? हाँ या ना? अच्छी लगी है, मोटिवेशन करोगे और अगली क्लास इससे बेटर आएगी, और खतरनाक क्लास लेके आऊंगा। आपको कैसी लगी क्लास? क्या हमें इतना समय, इतने लंबे समय की क्लास पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए?
क्या छोटी क्लास पढ़नी चाहिए या 1 घंटा सवा घंटा क्लास होनी चाहिए? जल्दी बताइए मुझे। 1 घंटा से तो ऊपर हो गया होगा लमसम। ये ग्रामर जी मुख कोस के दिखाओ, हाथ दिखाओगे आप आड़ो आदमी, बहुत ही अच्छा। क्या दादी बता दी तो बिल्कुल दादी को याद करवा दो, दादी को याद करा दो, करा दो, यूं ही होता है। चलिए आप, मैं पूरा बोलूं या फिर देख कर बोलते चलिए? आप कह रहे हो कि सर साथ साथ में दिखाइए। एक बार 5 मिनट का रिवाइज है, मात्र 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा लगेगी। नागरिक प्रचार सभा काशी 16 काशी ने 16 खंड बनाए थे, तो 16 ही तारीख दे दी, 16 खंड बनाए, 16 ही तारीख दे दी। और इस 16 को बनाने में सभी ने साथ दिया। महीना जुलाई का आ गया, महीना जुलाई का आ गया। और नागरिक 93 के थ्रू आ गई। प्रथम अध्यक्ष राधा नहीं बनेगी, प्रथम अध्यक्ष कृष्ण नहीं बनेगा, दोनों को मिला दीजिए, बना दीजिए, राधा कृष्ण दास बन गया, राधा कृष्ण दास बन गया। हरि विष्णोई, शानदार, बिल्कुल वेल डन, वेल डन। पता ही नहीं चलता समय का, समय का पता नहीं चलता। मैं ऑफलाइन होता हूं तो और नहीं चलता, 3-3 4-4 घंटे लगातार बोलता हूं, बच्चे सुनते रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में सुनते हैं, और मैं बोलता रहता हूं, बोलता हूं, घंटे 4 हो गए, अब मुझे कुछ खाने दो, पीने दो। ये सर आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता, कितनी भी लंबी क्लास हो, जोरगी क्लास। जवाब, धन्यवाद। तो नागरिक प्रचार नामक क्या थी? त्रैमासिक पत्रिका। गौर, उस सन पे गौर कीजिए। 93 के 3 साल बाद त्रैमासिक आ गई। 93 के 3 साल बाद 96 में त्रैमासिक आ गई। पत्रिका कैसी थी? त्रैमासिक। इसका संपादक प्रचार इतना याद, तो याद रखो, अणे तो अणे, बात खत्म की है, नाम याद पढ़ने कर दो, पढ़ने कर आ जाओ तो अणे काट लियो। नागरिक प्रचार सभा काशी वाराणसी 17 खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को लॉन्च करने की योजना बनाई गई। योजना 17 की थी, खतरा नहीं था। हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास योजना अमरनाथ झा ने बनाई। अमरनाथ तो योजना बना के अमर हो गया होगा, योजना बना के अमर हो गया होगा। और 1953 में हिंदी साहित्य के वर्त इतिहास को लिखना शुरू किया गया था। और 60 तक के साहित्य को इसमें सम्मिलित किया गया, 1960 तक के। आपके पापा फर्स्ट ग्रेड है, देख रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड है आपका विषय, पापा का हिंदी होगा या कोई और विषय होगा। अगर हिंदी है तो फिर मैं कहूंगा कि हिंदी का नॉलेज उन्हें मुझसे ज्यादा भी होगा, अनुभवी आदमी होंगे, तो वो नहीं। लेकिन तरीका, आज के कंपटीशन का तरीका क्या है, वो तरीका वो देख रहे हैं, तो शायद उनको समझ में आ रहा होगा। सुपर सर, कोई जवाब नहीं। हाँ, रवि बानमिया, बिल्कुल धन्यवाद आपका। इतिहास का प्राक कथन, सबसे पहले कथन कौन कहेगा? अगर इतनी बड़ी संस्था इतना बड़ा काम करेगी, शुरुआत करेगी, तो राष्ट्रपति कहेगा। प्राक कथन पहले प्रथम राष्ट्रपति कहता है, प्राक कथन प्रथम राष्ट्रपति कहता है, राजेंद्र प्रसाद। आगे सुनिए, प्रथम खंड में क्या है? हिंदी साहित्य का की पीठिका है, पै पीठिका, पै पांडे, पै प्रथम खंड है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका हिंदी साहित्य भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, भाषा का विकास धीरे धीरे होगा, धीरेन्द्र आ जाएगा। 3 नंबर पे, साथ चलिए, दिमाग चलाइए, 3 नंबर पे आदिकाल में 3 दिखता है। आदिकाल हजारों वर्ष पुराना, हजारी कहता है। आदिकाल में 3 दिखता है। त्रिपाठी में करुणापति त्रिपाठी है, कैलाशपति त्रिपाठी है, साथ में वसुदेव, देव के देव साथ हैं। इसके बाद 3 बंदे साथ हैं, हजारी है, वसुदेव है, करुणापति त्रिपाठी है 3 नंबर में। 4 नंबर भक्ति काल निर्गुण है, निर्गुण में यूं दिखता है। परशुराम चतुर्वेदी में यूं दिखता है, परशुराम में 4 लिखा हुआ है, चतुर्वेदी चौथे का है। 5वां खंड आता है, 5वां मुझे विजेंद्र, स्नातक में विजेंद्र में जय में 5 दिखता है, 5 दिखता है। अब सोचिए, 5 दिखता है। विजेंद्र बोले तो देवेंद्र बोले, देवेंद्र नाथ 7 होता है। और ये सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति मूर्ति के सामने होती है, मूर्ति के सामने यूं 5 का पंजा जोड़ना पड़ता है, इसलिए 5वां खंड आता है। छठा नगेंद्र, छठी का दूध याद दिलाएगा, डॉक्टर है वो। आज हिंदी साहित्य का डॉक्टर कौन? डॉक्टर नगेंद्र है वो। रीतिकाल रीतिबद्ध लिखेगा, उसके साथ रीतिकाल 7वां रीति मुक्त आएगा। जो रीति मुक्त होगा उसको कोई साथ नहीं देगा, जो मुक्त हो जाएगा वो भाग जाएगा। भगत मिश्र आ जाएगा, मिश्र के साथ मिश्र साथ देने आएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी साथ होगा। 8वां खंड हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान काल, मतलब भारतेंदु युग है, यानी विनय मोहन शर्मा कहते हैं 8वां खंड है, जो उत्थान होने पर ठाठ होते हैं, तो संख्या नंबर खंड नंबर 8 होते हैं। तो विनय मोहन शर्मा को उत्थान करते हुए शर्म नहीं आई, शर्म आने भी नहीं चाहिए, उत्थान हो गया, शर्म कैसी। 9 नंबर में 9वां है, जिसको हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी युग कहते हैं। द्विवेदी सुधाकर पांडे उसका नाम है, सुधाकर द्विवेदी मिलता है, सुधाकर पांडे। जागर सुधार काल कौन सा? द्विवेदी काल है सुधाकर, तो वहां सुधाकर नाम ही आएगा सुधार काल के अंतर्गत। तो मैं कहूंगा कि बताइए, द्विवेदी 2 नंबर खंड है कि 9 नंबर है? 2 नंबर तो हो नहीं सकता, आधुनिक काल का है तो 9 नंबर हो जाएगा। 10वां खंड है, 10वें खंड में क्या होता है? 10वां खंड में कहूंगा कि आता है क्या? उत्कर्ष काल काव्य, डॉक्टर नगेंद्र। आपको पता होगा, सुई इंजेक्शन लगाएगा तो हम कहेंगे बस, डॉक्टर कहेगा 10 आता है। नगेंद्र के साथ नैन नंदुलारे आ जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, नैन नगेंद्र के साथ नए आपका नंद दुलारी आ जाता है। 11वां खंड आता है, 11वें खंड में क्या होता है? उत्कर्ष काल नाटक है,
एक पत्नी एक पति दोनों नाटक करते हैं। लोग कहते हैं कोजा लागो तो ओजा लागे, कोजा लागे मतलब ओजा लागे। 12वें खंड में 12 कर जोगो, 12 कया पाठ पढ़े जोगो, पाठ मतलब कथा पढ़ी जाएगी, कथा बंस होगा, कथा बंस होगा, काया निर्मल हो जाएगी, निर्मला जैन हो जाएगो। और 13वां में तेरी आलोचना मैं करूंगा, समालोचना निबंध पत्रों में करूंगा, पत्रकारिता, ये सब 13वें में है। और ऐसी आलोचना करने का काम जो है कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं कर सकता, धांसू आदमी चाहिए। 14वें खंड में जो है 14वीं का चांद आएगा, अद्यतन काल है, अद्यतन है तो अवध है, राम अवध है। इधर देखिए हरवंश लाल है, 14वीं का चांद है, हरवंश लाल है, 14वीं का चांद है, तो कैलाश चंद है, कैलाश चंद है तो चांद है। 15वें में आंतर भारतीय हिंदी साहित्य आता है। आंतर मतलब अंतर, अंतर करता है, नगेंद्र करता है, नगेंद्र अंतर अंतर करता है, नगेंद्र के साथ शक्त्यान आते हैं। 16वें खंड में सह 16 में सह शक्त्यान होते हैं, सह शक्त्यान साथ में कृष्ण देव भी होते हैं। सह 16 में क्या है, लोक साहित्य है, लोक में कृष्ण देव विराजमान होते हैं। 17वें में खतरा नहीं होता, सारे खंड पूरे हो गए, संपूर्णानंद आ गया। क्या नाम लेके आ गया, हिंदी साहित्य का उन्नयन कर दिया लास्ट में, खतरा नहीं है, संपूर्णानंद आ गया। योजना 17 की थी, प्रकाशन हुआ 16 का, कितने किस समय तक का, 1960 तक का साहित्य लिखा गया। 53 में लिखना शुरू किया था, 53 में लिखना शुरू किया, प्राकथन राजेंद्र प्रसाद का था। पहला राजवल्ली पांडे ने पहला खंड लिख दिया था। और इसका योजना बनाने का काम, योजना बनाने का प्रधान कौन था, वो अमरनाथ झा था। और नागरिक प्रसारण सभा काशी की स्थापना 16/3/1993 को होती है। और इसके संस्थापकों में 3 होते हैं, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये 3 होते हैं। प्रथम अध्यक्ष राधाकृष्ण दास बनते हैं। 93 के 3 साल बाद त्रैमासिक पत्रिका नागरिक प्रसारणी आती है, इसके संपादक वेणी प्रसाद होते हैं, नागरिणी वेणी होते हैं। ऐसे यूं पता होना चाहिए। ये मैंने बोल दिया, ये मैंने सारा बोल दिया, सारा यूं ही बोल दिया, यूं ही बोल दिया। ऐसे 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 याद होना चाहिए, तब तो मेरे विद्यार्थी हो आप। हाय गुरुजी, एपी का नोट्स अलग बनाने हैं या फर्स्ट ग्रेड में अपडेट कर ले इतिहास को। अगर आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, अभी कर रहे हो, तो फिर आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, बहुत सारा ऐड करना पड़ेगा। और आप उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो अभी कर रहे हो, तो फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस अलग से पढ़ना चाहिए, अलग से पढ़ना चाहिए, ताकि हम एक भी चीज वहां बहुत अच्छा पूछेगा, वो ज्यादा पूछेगा, हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। मैंने एपी का कोर्स जारी कर रखा है, एपी का कोर्स जारी कर सकते। जाडो लग जाडा लग रहे लगा रहे, जाडो कहीं लगा वहां, जाडा को नहीं भावे तो पतला ही, हाँ जाडा खड़ा पसीने वाले था, जाडा ही हो रही है। और तारा का लाग रहा दुआ पाड़। तो अब आपको ये मैंने क्लास बता दी, आपको मैंने सारी बात बता दी। आपको 17 खंड होने चाहिए, 16 दिमाग में रखना है। मैंने नागरिक प्रसारण सभा काशी का बता दिया। तो मित्रों, आपका अब कोई प्रश्न, आप कोई पूछना चाहते हो तो आपको 2 मिनट का समय देता हूं लाइव क्लास में। जाड़ा जाड़ो ही लगाऊं, जाड़ो ही लगा, जाड़ो था पर तो दियो लगा, एलोवेरा लगा दियो। कहने का मतलब है कि तरीका वो हो जो याद रहे। किताबी ज्ञान मत पढ़ो भाई साहब, मेरे से कोर्स मत लो, लेकिन ऐसे यूं आंख बंद के मत लो क्या वो गुरुजी 1499 में दिए। अरे तो बावड़ो एक टप्पो याद करा देगे, पूछो पहली टप्पो याद करा देगे था, टप्पो ओ लिखे 16 खंड है। लोग के लैंड खेचर न्यू के रट्टा मारना पड़ा, क्यों मारना पड़ा रट्टा, बाण है गे याद करांगा, रट्टा क्यों मारा, सीधो यूं याद रखांगा, इया रखांगा। तेरा के दिखा दे न्यू करके, न्यू मैं दिखा दिया रख कौन सा कोई आपत आपा यहां। बताइए कोई आपका सवाल हो किसी भी विद्यार्थी का, तो मेरे साथ आप शेयर कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं फिर कहूंगा फर्स्ट ग्रेड वाले अपनी तैयारी को बेटर रखें। लास्ट में आपकी थोड़ा सा 1 मिनट प्रसार कर दिया कि फर्स्ट ग्रेड को हिंदी साहित्य कोर्स लेने अपन, तो अपनो विद्या श्रीमंत ऐप के ऊपर फर्स्ट ग्रेड कोर्स जारी है। और अगर कॉलेज लेक्चर को कोर्स लेना हिंदी को, तो मेरो ऐप है हिंदी पॉइंट पेंग ऊपर जारी है, ठीक है। पहली बात कहूंगा, फीस आगे बात बार बार करो, फीस है जी बाई लागेगी, पर अठे समान मिले थाने, अठे टाइम पास कौन मिले, आ बात ध्यान रख लियो। फर्स्ट ग्रेड को छोड़कर एपी कर लें, एपी करोगे तो कोर्स फिर आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, यूं उससे काम नहीं चलेगा, सोचते उससे काम चला लेंगे, नहीं चलेगा। हाँ आप खुद पढ़ सकते हो सेल्फ, वो अलग बात है, वो अपनी बेस पे कीजिए चाहे, मैं नहीं कहता उसमें। बिल्कुल फिर आपको एपी का करना चाहिए। 2 महीने से तैयारी नहीं हो पाई तो एपी का करना चाहिए, ये क्योंकि ये 2 महीने तो बहुत महत्वपूर्ण थे।
महत्वपूर्ण है जिनमें आप तैयारी नहीं कर पा रहे क्योंकि स्कूल लेक्चर के लिए। अनिता एपी की करें, देखिए इसके लिए ये होता है खुद नहीं आपका कोर्स। हाँ जी, कोर्स लोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी पूरी है, दोनों पेपर मैं करवा दूंगा और जीके वाला भी शुरू करेंगे अपन। अनिता जी कह रहे हैं कि एपी का करें या फर्स्ट ग्रेड की। देखिए अगर अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास कोई जॉब है, पहले से आपके पास कोई जॉब है थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो आपको एपी का करना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की ओर ध्यान नहीं दीजिए। बीएड बाद में हो गई, क्या होगी बाद में? देखिए अनिता जी बात ये है कि अच्छा और किसी का है क्या? बात ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ओर जा रहे हो, आपका क्या लेवल है। अगर आप मुझसे मान लो फोन पे बात करो तो बता दूं आपको कि आप सजेशन लो कि हाँ सर मैं क्या करूं, मैं आपसे दो चार बातें पूछूं तो बता दूं कि हाँ आप इस ओर जाइए, इस ओर जाइए। जो चाहता है ना कि मुझे एपी लगना है वो यूं सोचो मत, सोचो मत, अपने आप को झोंक दो वहां। दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक दे। सर कितने मंथ में सिलेबस होगा, किसका? ऐसे बताओ किसका, एपी का या फर्स्ट ग्रेड का? किसका बोल रहे हो आप? रवि जी, रवि जी आपने कोर्स ले रखा है क्या? जल्दी बताइए मुझे, फटाफट टाइप कीजिए, फटाफट मैसेज आने चाहिए। और जिन जिन ने कोर्स ले रखा है वो इनको बता दें कि हाँ आपको कैसा फील हो रहा है पढ़ करके, इतनी क्लासें पढ़ी आपने। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को उर्दू क्या है, फारसी क्या। मैं आपको बता दूं फर्स्ट ग्रेड का तो जारी है, 75% हो चुका है, 80% मानो। और एपी का अब स्टार्ट किया है तो जुलाई तक 8 इकाई हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, 8 इकाई हो जाएगी जुलाई तक। 2 किताबों की इकाइयां रहेगी, वो चेंज हो जाती है, इतने पता लग जाएगा। वो फिर अगस्त और सितंबर में होगी, यानी अक्टूबर लास्ट से पहले पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा एपी का। लेकिन जो होगा वो बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार होगा, टाइम पास कहीं नहीं होगा। मई से शुरू करें, अगर फरवरी तक फर्स्ट ग्रेड की है आपके साथ एपी ही लगना है, ना हुआ तो जीआरएफ पीएचडी कर लूंगी, बाकी आप सुझाव करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हो कि लगना असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एपी का ही लीजिए आप। फिर आप ये जो पढ़ रहे हो अच्छी बात, इसको पढ़िए, कोई बात नहीं है, एपी का ले लीजिए आप। तो आपको उससे वहां उस टारगेट को बना लीजिए आप, अभी समय है, आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। चलिए, तो जिसको भी पूछना हो वो ये अपने शुरू में जो दिए गए हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ ये 6367286008, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे जो संपर्क करें और मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग बताऊंगा, मेरी के अकॉर्डिंग नहीं। मैं चाहता हूं, मैं कोर्स कौन बेचना चाहूँ, मैं आ कहना चाहूँ कि मेरे को कोर्स लेगा तो ध्यान रखियो जो फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं वो क्या, जो फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड करो, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड करो, एपी की भी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। जैसे जून में पेपर होता है 23 जून को, 25 जून से जुड़ जाइए, क्या एपी केंद्र आ जाइए मेरे पास, वहां एपी में चल पड़ेंगे हम, वहां से कर लो, वो ऐसे कर लो। लेकिन वो मेरा हाजिर निवेदन है कि फीस का मैंने की ना कही हो, हाँ 8 मिनट काट दूंगा मैं क्लास में, बात है मेरी गारंटी है, याद कराना मैं बीतने याद करा दी आदमी हो, आ जा रख लियो, याद सर करा दियो, समझा सर दियो, फिल्म बना दियो फिल्म, वो मेरा काम है। हाँ तो हो गया आपके सवाल सारे, मैंने आपको मुझे जैसा समझ में आ रहा है मैंने बता दिया। व्यक्तिगत कोई जानकारी लेना चाहता है इस नंबर पर संपर्क कर ले, आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी कह रहे थे कि एपी के ऊपर सर क्या कोई ऑफर आएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इसके ऊपर जो है होली के ऊपर कल ही शायद मैं ऑफर लॉन्च कर दूंगा। कोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, अभी कोर्स 10,200 का है एपी का, दोनों पेपर फर्स्ट प्लस में सेकंड पेपर दोनों है, इसमें दोनों है, इसमें 1100 रुपए की छूट रहेगी मात्र। कितने रुपए की छूट रहेगी? 1100 रुपए की टोटल कोर्स में छूट रहेगी। ये छूट है, इतनी ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। ये इतनी छूट होली के ऊपर होगी मात्र, केवल जो भी आप कम लगे चाहे ज्यादा लगे ये छूट होगी। इसका मैंने आपको अभी डिक्लेयर कर दिया, बात है आपके सामने। लेकिन
लेकिन अगर आप लेना चाहो तो मैं कल इसको घोषणा करके कल अप्लाई कर दूंगा शाम को, क्योंकि मुझे फिर परसों जाना है वहाँ पे ड्यूटी पे ज्वाइन करना है मंगलवार को, इसीलिए कल शाम तक सूचना पहुँच जाएगी। और मंगलवार से 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए ये आपका ये ऑफर मान लो चाहे छूट मान लो आ लगी रहेगी। आज को कोई नए लेगो तो ना लियो, होली के जस्ट बाद फीस हो जाएगी 11,000 रुपये। पहले बता दूँ, होली के जस्ट बाद फीस 11,000 रुपये हो जाएगी। और अभी आपको 10,200 में से 1100 माइनस करके दिया जाएगा होली के ऊपर 4 दिन या 3 दिन। ये ओ मैं थाने बता दी मोटी मोटी बात, मन और कहने की जरूरत को नहीं। हाँ थाने जिसोर होवे कहाँ गुरुजी मारे याद होवे तो आज ये पढ़ना है, कोई खास बात को नहीं, हर स्टूडेंट को सम्मान है। और कोई कमी लागे मन बेझिझक को, कुछ कोई चीज याद को नहीं हो रही मन बताओ, थाने कोई असुविधा हो रही है तो मन बताओ, बैंक हर काम में थार सागा, चिंता ना करो। अटे क्लास के माँ कॉम्प्रोमाइज कौन करा का यहाँ होगी वाह यहाँ होगी, क्लास के माँ फॉर्मेलिटी कौन करूँ, टाइम थोड़ा फालतू लागस के कराऊंगा, बात चीज बिंडे वर्गी कराऊंगा, बिंडो जानोगे बहुत तकड़ो है टूटा को नहीं वो बिसी कराऊंगा मैं, टाइम पास को नहीं है। तो मैं सारी बात खोल के बता दी। और जो कल ये चाहता है कि सर मुझे लेना है कोर्स, तो मैं आपको मुझसे संपर्क कर ले, बाइक यहाँ कॉल करके आपको ये छूट वहाँ दिखाई नहीं देगी तो आपको छूट दे दी जाएगी, वहाँ आपको मैं अपने आप ऐड कर दूंगा, मुझसे संपर्क करोगे तो आपकी छूट मैं ऐड करके आपको कोर्स दे देंगे। और जो को नहीं लेना चाहे है मेरे के टाबर आ रहे हैं घना ही आ रहे फिलहाल बेचारा पढ़ने लग रहा है, जो को नहीं लेना चाहे तो कोई बात को नहीं, आओ तो वेलकम है साहब, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप जो कहते हो सर हम खुद पढ़ लेंगे तो खुद पढ़ लो, किसी और से पढ़ लेंगे तो और से पढ़ लो, कम पैसे में पढ़ लेंगे तो कम पैसे में पढ़ लो, थारी छूट है, स्वतंत्र नागरिक हो भारत का। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि कटे ही पढ़ो कोई दिक्कत को नहीं, पर तुलना जरूर कर लियो, मैं क्या पढ़ा रही हूँ अगलो क्या पढ़ा रही है, 2 क्लास बेंगी 2 मेरी देख लियो तो थारो इवड़ो के क्या थारो मन के क्या मन ने पूछ लियो फिर पढ़ जाओ थान। ठीक है, आपसे मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। मैंने आज एक टॉपिक से आपको पूरा करा दिया घंटा में, इसके लिए इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना बनती है यहां से, इसलिए मैं चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे कल परसों नरसों तब मिलेंगे जब, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।